तो गुड मॉर्निंग। आज अपना फर्स्ट क्लास है। कैसा लग रहा है? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। कैसा लग रहा है आप लोग को? सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, अभी इंटर में आए हैं हम लोग तो उतना खुश है जितना आप है। भाई मेरी खुशी अलग है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास के हिसाब से रखेंगे आज, ठीक है। और हम अपना सब्जेक्ट को आज जानेंगे, कुछ नया कंटेंट बोल के नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही अपने रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो जैसे जैसे आप बड़े हुए, फाउंडेशन में लॉ छोटा सा था। ऐसे बोलने से बच्चा लोग का एक्सप्रेशन देखो, छोटा था बोले, मतलब 60 मार्क का था। अब आप बड़े हुए, आपका सब्जेक्ट भी बड़ा हो गया। ये पेपर कितने मार्क्स का बच्चों? 100 मार्क का पेपर। आपके पेपर का नाम आपको पता है? हम लोग तो शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं, सीए इंटर लॉ, सीए इंटर लॉ। पर आपको एक्चुअल में पेपर का नाम आपको पता है? क्या नाम है आपका पेपर का? बोलना, बोलो, कोई बात नहीं, शर्माने का नहीं, वो तीन लोग नालायक होती है। हाँ, कॉर्पोरेट लॉ बोला बच्चे ने, बट एक्चुअल में इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ओ, दिक्कत यही आती है ना, मैं आपको बताऊं, अभी आपको मजे की बात बताता हूं। आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो ये जो 100 मार्क है, इसमें से 60 मार्क्स आपके किससे हैं? कॉर्पोरेट लॉ से। और 40 मार्क्स किससे बच्चों? अदर लॉ से। ओ, तो अच्छा है। 60 मार्क्स कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, और 40 मार्क्स अदर लॉ। पर मैं दुख, मतलब दिल आपका तब खोलेगा जब मैं आपको इसका ब्रेकअप बताऊंगा। कम कॉर्पोरेट लॉ मतलब आपका हो गया कंपनीज एक्ट, जिसके बारे में थोड़ा सा आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट 2013। इसके हैं कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में? 10 चैप्टर। ओ, और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक, ठीक है। तो 10 चैप्टर किसके हैं? कॉर्पोरेट लॉ। मजे की बात, अदर लॉज में कितने चैप्टर है आपको मालूम है? 4 चैप्टर होगी। ओ, जिसमें से 2 चैप्टर तो एकदम चुटपुंजिया चैप्टर है, छोटे मोटे चैप्टर है, फटाक से खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओ, तो कितना, देखो सर कितना दुख का बात है, 10 चैप्टर और मार्क्स कितने? 60। और इसमें 4, जिसमें 2 छोटे चैप्टर और मार्क्स कितने? समझ में आया? क्या होता है, बच्चा लोग क्या करता है मालूम है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में अदर लॉज के साथ बहुत सौतेला वाला व्यवहार करते हैं, समझना है। बट रियल गेम यहां पर है। हम लोग को अगर आप देखो तो इसमें कंटेंट कंपैरेटिवली कम है और मार्क्स ज्यादा है, ठीक है ना। सर कंपनीज एक्ट का आपको मैंने बताया, इसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ने मिलेगा, सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक। अदर लॉज के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, रादर 4 तरह के टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट आपका आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस जीव से आप भली भांति वाकिफ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस जीव से आप भली भांति वाकिफ है। जहां से आपने फाउंडेशन में छोड़ा, वहीं से आपको इंटर में कंटिन्यू मिलेगा। ये मैंने फाउंडेशन में भी आप लोगों को बताया था कि जहां से आप फाउंडेशन में इसको छोड़ रहे हो, वहीं से आपको इंटर में इसको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक। एक सेकेंड, आज फर्स्ट देना तो ये वाईफाई का नेटवर्क का दिक्कत हो गई, ये गौतम वाला पकड़। एक सेकेंड, जस्ट चेंज इट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, चलो, तो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने मिलेगी। पहला आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां से आपने फाउंडेशन में छोड़ा वहीं से आपको इंटर में कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा इसके अंदर आता है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मैं छोटा में लिख देता हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपने कुछ तो आपने पढ़ा भी होगा, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब कुछ आपने पढ़ी भी होंगे। इससे रिलेटेड कानून क्या कहता है हमको ये पढ़ना होगा, ठीक है। तीसरा आता है सर आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। देख रहे कितना पुराना, भगवान से भी 1-2 दिन पुराना है ये लॉ। समझते कितना पुराना कानून है सब।
जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या बताता है मालूम है? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है कि जहां कोई भी कानून कुछ नहीं बताता वहां हमारा कानून आपको कुछ हेल्प करेगा। मालूम है, एक बार हम क्लास ले रहा था, आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा था। तो एक सेक्शन आया एनुअल रिटर्न की फाइलिंग के ऊपर, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था सीएस सर्टिफिकेशन के ऊपर कि सीएस लोग इसको सर्टिफाई करेगा। ठीक है, तो उसमें पेनल्टी का सेक्शन लिखा हुआ है, और जहां पेनल्टी का सेक्शन लिखा हुआ है वहां लिख दिया था अगर एक कंपनी सेक्रेटरी अगर इस फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न में वो करता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देता है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो ही शैल बी लायबल फॉर अ जो भी पनिशमेंट है वो आगे लिखा हुआ। तो अब बच्चा सीएस का क्लास ले रहा था उस समय, बच्चा लोग गरिया गया, लड़का लोग गरिया गया। क्यों? बोला ये क्या बात हुआ, ही लिख दिया, मतलब क्या पनिशमेंट साहब लड़का लोग को लगाएगा क्या? और लड़की लोग गरिया गया। क्यों? बोले ये क्या बात हुआ, क्या खाली लड़का लोग ही सीएस करते हैं? हम लोग भी तो बैठा हुआ इधर करने के लिए, हम लोग का भी नाम होना चाहिए इधर। आया बात समझ में? तो फिर हम लोग को बोला बेटा ऐसे तुम लोग गरियाने से काम नहीं चलेगा। ये कानून है दुनिया के अंदर, जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो क्या बोलता है? जो बोलता है कि अगर किसी भी कानून में कोई एक पर्टिकुलर जेंडर को डिनोट किया गया, अगर ही लिख दिया तो ही विल इंक्लूड शी ऑल्सो और वाइस वर्सा, एक्सेप्ट वो कानून जो स्पेसिफिकली किसी जेंडर के लिए बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैटरनिटी लीव के ऊपर प्रोविजंस हैं। अब लड़का लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को भी ही शी लिखा हुआ उधर से हम लोग को ही भी मान लिया जाएगा, बोलेगा। वैसे कंपनीज एक्ट के अंदर एक विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन आता है, वहां शी लिखा हुआ है तो वहां शी का मतलब शी हो, क्योंकि नाम से पता चलता है किसके ऊपर है, विमेन डायरेक्टर। तो ये कानून समझ में आता है आपको क्या रोल प्ले करता है? ये कानून बोलता है कहीं और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कौन बताएगा? हम बताएगा इसके बारे में। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और चौथा आता है बेटा, कोई कानून नहीं है ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या बोलता है? बोलते हैं कि कानून को आप समझेगा कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेगा। दो कानून के बीच में अगर डिस्प्यूट है, सेम तरह का बात बोलता है, तो कैसे इसको सुलझाया जाएगा, कानून का मतलब कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर है। तो इंटरप्रिटेशन का वैसे तो प्रैक्टिकल काम हम लोग यहाँ पर सब करते जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पूरा सिलेबस ही किसके ऊपर भेज रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, तो आई होप आपको पहला चीज क्लियर है कि आपका पेपर क्या है। फर्स्ट चीज हमने डिस्कस किया, हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि हमारा पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। सिर्फ इसमें कंपनी लॉ नहीं है, अदर लॉस का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेटेज है। ये मैं पहले दिन से आपके दिमाग में बहुत क्लियरली कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा इज्जत देता हूँ, बहुत अच्छे से कराता हूँ। बच्चा लोगों को मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई इसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग दोनों के साथ, किसी के साथ भी सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, दोनों को अपना समझ के चलने वाले। ठीक है ना? इसके अंदर आपका 1 से 148 सेक्शन है नॉर्मल, और इसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें ये दो काफी कम कंटेंट वाले छोटे चैप्टर्स है, ये दो में अच्छा कंटेंट है। ठीक है, अब आपका दूसरा पेपर पैटर्न। दूसरी बात जो हमारा चर्चा का विषय है आज का, वो है आपका पेपर का पैटर्न और पेपर की टाइप। पेपर का टाइप और पेपर का पैटर्न। आपके एग्जाम के अंदर आपका फाउंडेशन में आपको पता था 60 का लॉ होता था, 40 का इंग्लिश होता था, और सारा का सारा क्या आता था आपका, लिखने का आता था, सब्जेक्टिव होता था। इंटर के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये पैटर्न। इंटर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आएगा एमसीक्यू। ओ बच गया, यस, 30 मार्क्स का, और बहुत स्कोरिंग होता है। और नॉर्मल आपको लिखित में आएगा कितना, सब्जेक्टिव कितना, 70 मार्क्स। हालांकि 70 से ज्यादा ही होता है, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर, मतलब आपको ऑप्शन आता है ना, एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी होता है, तो मैं दिखाऊंगा आपको वो सारा चीज। ठीक है, अब एक बात बताऊं मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पहले दिन से इस बात को आप एकदम गांठ बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब डू और डाई वाला बात है। लॉ को बच्चा लोग थ्योरी बोलता है, आप लोग भी अगर सीनियर विनियर से बात किया होगा, सुना होगा, तो लॉ को ना नादानी में थ्योरी बोला था। पर मैं आपको समझा देता हूँ थ्योरी क्यों बोलते हैं, मतलब क्या, क्यों इसको ऐसे बोला जाता है, पहले आप इसको समझ लो। जहां पर ना जनरली हम लोगों का टेंडेंसी क्या होता है, सम दिखता है, अकाउंट्स के अंदर सम दिखता है, टैक्स के अंदर करेगा सम दिखेगा, कॉस्टिंग के अंदर सम्स दिखेगा आपको, तो उसको बच्चा लोग प्रैक्टिकल बोल दिया, उस लिहाजे से हम उस पेपर को प्रैक्टिकल बोलते हैं। और जहां कोई सम नहीं दिखता, उस लिहाजे से हम उस प्रैक्टिकल को क्या बोल देते हैं, थ्योरी बोल देते हैं।
क्या एक्चुअल में लॉ का पेपर थ्योरी होता है क्या? देखो फाउंडेशन लॉ की हम बात नहीं कर रहे। फाउंडेशन लॉ के अंदर आप एक चीज समझो, बहुत पुराना कानून था, 1872 1930, बहुत पुराना कानून था। तो पुराना कानून होने के चलते उसमें कुछ बदलाव, तो अंग्रेजों का जमाने से कानून चले आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं हुआ, वही घिसा पिटा कानून, कोई प्रैक्टिकल कुछ ज्यादा इतना कुछ वो नहीं। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपका नया कानून कंपनीज एक्ट 2013 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब भी जो अभी आपका इंटर में आएगा, पूरा 100% प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड। आपका इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि आपको अब थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको 100% पेपर प्रैक्टिकल आएगा। फाउंडेशन में तो ऐसा होता था ना, थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता था, जैसे व्हाट इज गारंटी कंपनी पूछा था, है ना, कुछ आपको और थ्योरी क्वेश्चन, केवियर टेम्पटर के ऊपर कभी कभी थ्योरी पूछ लेता था, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस के ऊपर पूछ लेता, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थ्योरी पूछ लेता था। आपको इंटर के अंदर क्वेश्चन थ्योरी का नहीं आएगा, आपको कभी ऐसा नहीं बोलेगा 80 को गा के सुनाओ, सेक्शन 80 को समझाओ, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस टॉपिक को, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ऐसा। बात समझ में आ रही है? आपको सारा क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड मिलेगा, मतलब आपको एक सिचुएशन बना के दिया जाएगा कि आप एक, एज्यूमिंग कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको पूरा सिचुएशन बना के दिया जाएगा। इवन एमसीक्यू भी आपको पूरा वर्किंग बना के दिया जाएगा, अज्यूमिंग कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको इंटरप्रिटेशन निकाल के, उसका समझ के इंटरप्रिटेशन निकाल के लॉ का अप्लाई करना होगा। हम उस जमाने से अब दूर जाने हैं जहां लॉ को पहले रटना होता था। हम जब देते थे, हमारे से पहले लोग देते थे, हम रट कर पास हो जाते थे, क्योंकि हिंदी में रट, इंग्लिश में रटा, बस एग्जाम में उसको लिख करके नंबर मिल जाता था। अब धीरे धीरे जमाना, क्योंकि थ्योरी बेस्ड पेपर, पहले भी थ्योरी, अभी हम लोग जब करेंगे आगे आपके सिलेबस में आएगा, पहले थ्योरी के क्वेश्चन आते थे खाली, तो थ्योरी में क्या हुआ, रटा लिख के आया हो गया पास। अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल अप्रोच है, इंटर और फाइनल में पूरा, फाउंडेशन में थोड़ा नया सिलेबस के अंदर मेरे साथ फाउंडेशन में भी 100% आपका केस स्टडी कर देगा, थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही गायब करने वाला है। क्यों की जरूरत है, थ्योरी तो सिंपल है, प्रोफेशनल बनने के बाद तो किताबें रेफर करोगे ना, फाइनल में तो ओपन बुक करने का बात कर, प्रोफेशनल बनने के बाद तो किताबें रेफर करोगे, चाट के तो जाओगे नहीं लॉ, मैं तो चाट के रखता नहीं हूँ सारा लॉ भाई, इनकम टैक्स की कंसल्टेशन भी देते हैं तो किताब रेफर करके। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, तो आपको पेपर भी 100% प्रैक्टिकल पूछता है। सर मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, देखो मैं आपको आपके इस अटेम्प्ट का पेपर दिखाता हूँ, जो अभी लेटेस्ट आपका 22 का अटेम्प्ट है, नवंबर 22 आप लोग जिस अटेम्प्ट में फाउंडेशन दिया उसका ही पेपर है ये। देखो आपके पार्ट 1 में देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 70। हाँ, हालांकि अगर आप पेपर के उसके देखो तो आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें पहला कंपलसरी होता है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 19 मार्क्स के थे, और उसके बाद आपका 2 to 5 आपके 17 मार्क्स के थे, तो यानी कि आपका 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, तो 51 आपका ये हो गया, और 19 ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, तो टोटल कितना होता है, 70 हो जाता है। ठीक है, और आप पेपर का स्ट्रक्चर देखो, आपको मैं धीरे धीरे आराम से पेपर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपको ये देखो क्या लिखा है बच्चों पेपर में, देखो आपसे कंपनी एडवाइस मांग रही है, देख रहे हैं, आपसे सलाह मांग रही है, मतलब क्या, आपको एक कंपनी को सलाह देना है, एज्यूमिंग क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है। क्या ये थ्योरी क्वेश्चन है? नहीं, ये समझेगा नहीं ना, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये समझेगा नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर देखो आपको एग्जामिन करना है वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कर दिया कंपनी के अंदर, आपको बताने की ये सही है कि नहीं है, क्या उन्होंने कंपनीज एक्ट का प्रोविजन, क्या ऐसे ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या वाइफ को अपॉइंट कर दिया, ऐसे को अपॉइंट कर दिया, क्या या कोई सेक्शन मांगने पूछा कि आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी दिया कि कंपनी ने इन 3 सिचुएशन में ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, बताओ सही क्या कि गलत क्या, क्या कानून का उल्लंघन किया कि नहीं किया, क्या है आपसे, क्या पूछ रहे, कानून का एप्लीकेबिलिटी पूछ रहे कि इस सिचुएशन में कानून का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या आपसे थ्योरी पूछा? नहीं, पूरा पेपर आप उठा करके देख लो, माइनर है, मनीष को माइनर है, इसके पिता माता पिता की देहांत हो गया कोविड-19 पेंडेमिक में, फिर उसने उसमें से बहुत सारा गाना गाया। ठीक है, माइनर का प्रोविजन है, देखो माइनर के साथ कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टेनेंट ये वाला से देखो, माइनर के ऊपर आपको समझाना है। माइनर तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता, वहां भी नहीं छोड़ा था, यहाँ भी पीछा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ माइनर से पता नहीं एग्जामिनर को क्या प्यार है। देखो एक क्वेश्चन माइनर के ऊपर इसमें भी आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक क्वेश्चन है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी एक ने एंडोर्समेंट किया, और आपको ये बताने की क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से ये होगा कि नहीं होगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप उठा के देख लो, एक भी थ्योरी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, देखो सारा का सारा क्वेश्चन, सब आपको प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दिया जाएगा, 100%, एक भी क्वेश्चन थ्योरी का आपको नहीं पूछा जाएगा इंटर के अंदर। समझ में आ रहा है? ओ बच गए सर। तो सर एमसीक्यू तो अच्छा होगा, एमसीक्यू तो फिर इजी क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू देखते हैं बच्चों, इजी का जमाना गया। एक एमसीक्यू ऐसे दिखा देता हूं मैं कंपनी एक्ट का,
पूरा प्रैक्टिकल है। रोमा देख रहे, थोड़ा फिल्मी फिल्मी ज्ञान भी देता है। डॉन टू का फिल्म रोमा ने इनकॉर्पोरेट किया, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड, उसका ये था, स्मॉल कंपनी की परिभाषा में आएगा कि नहीं, तो इन्होंने 4 सिचुएशन दे दिया, ठीक है, ये करके। और आपको मैं बताऊं, आजकल ऐसा क्वेश्चन आना भी बंद हो गया, ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है ना, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आजकल आता है इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको एक दो सैंपल अगर दिखाऊं इस बुकलेट में, ये बुकलेट मैं आपको प्रिंट करके दूंगा, आपको कुछ नहीं कराना, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का आपका बुकलेट है, इससे कॉमन आता है एग्जाम के अंदर, हम इसको डिस्कस भी करेंगे, एग्जाम में पूरा कॉमन गिरता है इससे, हम इसको सॉल्व भी करेंगे पूरा, मैं आपको प्रिंट करके भी दूंगा। आपको आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त ये बुक नहीं मिला होगा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपको जब रजिस्ट्रेशन किया होगा बुक खोल के भी देखा है क्या? एक बार आज खोल करके देखना, ये बुक नहीं आता है, पिछला 2 साल से तो नहीं आ रहा, 20 बार कुछ चेंज किया तो अलग बात है, मैं ही प्रिंट करके दूंगा और हम क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ये बाइबल मानना, इसमें कॉमन गिरेगा, 100% गिरेगा, मान के चलना, ठीक है ना। अब इंटीग्रेटेड एमसीक्यू, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू में आपको मैं दिखाऊं, केस सिनेरियो देखो, आजकल ये आता है, यही आता है। अब वो वन लाइनर वाला एमसीक्यू गया, वो शुरू शुरू में जब आता था तब आता था, अब ये पूरा केस, आपको पूरा एक केस बना करके दिया ओपीसी के ऊपर। वरिंदर सिंह है, वो एक फिलेंथ्रोपी का काम करते हैं, मतलब चैरिटी का काम करते हैं, ऐसा 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 एक्सपोर्ट है, ग्लोबल ब्रांड है, ये है वो है ये है, इनका फ्री रिजर्व इतना है, ये है वो है। अब 2-2 मार्क के आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 4, पूरा 5, 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन दिए हैं, और आपको ये बताना है कि ये, और पूरा का पूरा केस, आप कोई भी केस स्टडी पूछो बच्चों से, मैं पूछता हूँ 100% केस स्टडी पूरा प्रैक्टिकल, कोई भी थ्योरी से सवाल से पूछेगा नहीं, पूरा एप्लीकेबिलिटी, उसने एक कंपनी बनाया, उसका इतना एक्सपोर्ट है, इतना टर्नओवर है, ये है वो है, सारा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो मैं आपको सबसे दूसरी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि सर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी 100% आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आपसे 100% प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। तो मन में जब कोई भी बोले कि लॉ थ्योरी है, तो वो किस लिहाजे से बोलता है, इसको समझना है। लॉ थ्योरी है क्यों? क्योंकि उसमें कोई सम्स नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या लॉ थ्योरी है? लॉ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है भाई, आपको पूरा सिचुएशन मान डाल के देगा, भाई तुम वर्किंग प्रोफेशनल है, बताओ कानून का कैसे कंप्लायंस करेगा। 100% पेपर जो है क्या है आपका, ठीक है, यहां तक आई होप ठीक है। दूसरा 2 पॉइंट क्लियर है, पहला मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, आपके पेपर के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको पेपर का टाइप बताया, आपका पेपर कैसे होने वाला है और क्या आपके क्वेश्चंस किस तरह से आने वाले, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके साथ जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं, वो है हमारा क्लास, हम किस स्टाइल से क्लास से हम किस स्टाइल से इस पेपर को प्रिपेयर करेंगे, और हम क्या बेंचमार्क लेकर के चलेंगे। तो हमारा प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड बेंचमार्क, ठीक है। सर बेंचमार्क मतलब मैं क्या एवरेज टारगेट लेकर चलता हूं? देखो मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, फाउंडेशन में मैंने किसी को भी नहीं बोला कि 80 लाने 70 लाने, कभी कभी नहीं बोलता, क्योंकि फाउंडेशन में मुझे पता है कि इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग, आपको प्रैक्टिकल बहुत कम है, बहुत ज्यादा रटना पड़ता है, क्योंकि पुराना जमाना का सारा लॉ, कुछ चीज नहीं है ज्यादा, पार्टनरशिप पहले भी सब गंदा क्रैमिंग था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको हर एक सेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, मतलब या तो आपको उसका लॉजिक होगा, हम अभी डिस्कस करेंगे उस बातों को, 100%। और इसमें बहुत मजा आता है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फाउंडेशन के लॉ में उतना मजा नहीं आता, बोरिंग थोड़ा सा हो जाता है पेपर, क्योंकि प्रैक्टिकेबिलिटी उसमें बहुत कम रहता है। ये पेपर 100% प्रैक्टिकल होने के कारण बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आता है पढ़ने में। और फाउंडेशन का पेपर में 100% पेपर सब्जेक्टिव था, तो उसको उठाने का मार्क्स ज्यादा चांस नहीं था। यहाँ क्या है, 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू है, और हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पर ही गेम है, आप 30 में 25 टारगेट करो ना, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग का एनालिसिस होगा वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड बेर एक्स का खोद के पढ़ा देगा भाई, एक एक वर्ड, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको मालूम नहीं होगा। भाई इसमें 30 में 30 क्यों नहीं उठा सकते? चलो 30 में 30 नहीं भी उठा, नेगेटिव मार्किंग है, 25 तो उठाओ, 20 तो उठाओ, समझ में आ रहा है क्या? 20-25 नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते। और सर बाकी बाकी 70 के अंदर 25 इधर उठा लिया, बाकी 70 के अंदर 50% मार्क्स भी उठा लेता है, तो आपका 60 आराम से बनता है। मैं कोई भी फॉल्स होप किसी को कभी नहीं देता हूं। 60 इज इजीली अचीवेबल, एग्जामिनेशन इज इजीली अचीवेबल टारगेट इन इंटरमीडिएट, इजीली अचीव हो जाएगा। तो बेंचमार्क में हमेशा बोलता हूं कि इंटर लॉ के लिए 60+ इज इजीली अचीवेबल।
अगर आप एमसीक्यू को पूरा कमांड में रखते हैं, जो हम इसीलिए हम बोला कि भाई ये एमसीक्यू बुक इंस्टीट्यूट आपको प्रिंट करके नहीं देता है, बच्चा लोग को मालूम भी नहीं होता कितना कि इंस्टीट्यूट ऐसा कोई बुक निकालता है जो इंटर का वो करते हैं। हम बकायदा आपको वो प्रिंट करा के देगा साथ, और हम लोग क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉमन गिरता है भाई, समझ में आया? तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चा जब आकर के बोलता है कि भैया ये वाला एमसीक्यू तो उससे कॉमन गिर गया, पूरा का पूरा राइट करके आए, तो भैया वहां तो आप आधा तो वहीं से निकल गया, पास वाला चीज स्कोप है वो तो वहीं आप पार कर दिया आराम से। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एकदम, मतलब मैं कोई फॉल्स होप नहीं देता कभी भी, 60+ बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं, बहुत आराम से, मेरा गारंटी है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है सबका, आराम से लिख के दे सकता हूं, आराम से अचीव किया जा सकता है इंटर लॉ के अंदर बिकॉज ऑफ दिस एमसीक्यू। ठीक है, अब बात आते हैं सर हमारा, हम 60+ को अचीव करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, क्लास के अंदर हम क्या मेथोडोलॉजी को यूज करने वाले हैं। सर मैं 3 स्टेप में बिलीव करता हूं जहां लॉ के अंदर लोग मार खाते हैं। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग। कई बच्चे लोग जो लॉ में खराब करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा वीक रहता है। उसके बाद आता है सर रिवीजन, और उसके बाद आता है सर प्रेजेंटेशन। इस बात को अच्छे से समझो, ये 3 जगह मार खाते हैं हम, ये 3 जगह पर काम करते हैं। मतलब कुछ लोग ठीक से समझ नहीं पाते, कुछ लोग ठीक से समझ नहीं पाते तो फिर उसको रिवाइज नहीं करते, समझ सब कुछ लिया रिवीजन नहीं हो पाया, और समझ लिया रिवाइज भी हो गया पर क्या होता है, हिंदी में रिवाइज करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी का इंग्लिश करके आते हैं, एग्जाम में पूरा हैप्पी बर्थडे करके आ जाता है। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग एग्जाम में फाइनली जो 70 मार्क्स तो लिख के आना होता है ना, एग्जामिनर तो आपका शक्ल देख के आपका मेहनत देख के मार्क्स नहीं देता, एग्जामिनर तो मार्क्स देता है जो लिख के आएगा उसके बेसिस पे, प्रेजेंटेशन में गोबर करके आ जाता है। ठीक है ना? तो इसी ने हम हमेशा एक बात बताते हैं कि हम इन 3 एस्पेक्ट पे, तीनों एस्पेक्ट पे काम करके चलेगा फ्रॉम डे 1। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। हम हमेशा क्या बोलते हैं, बिना बात को बहुत ध्यान से सुनना। इंटरमीडिएट लॉ के अंदर गर्दन पकड़ लेना, कोई भी सेक्शन का लॉजिक हम नहीं दिया। हमारा स्टार्ट ही सबसे पहले इससे होता है कि ये दुनिया में सेक्शन आया क्यों। बेटा अगर वो नहीं समझ में आया तो एप्लीकेबिलिटी कैसे समझेगा? कोई भी कानून जबरदस्ती, उसके पीछे कारण होता है। ऑन रिकॉर्ड बोला गर्दन पकड़ लेना मेरा कि टीचर आप बताओ ये कानून दुनिया में क्यों है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम बोल रहे ना, हम शुरुआत ही हमेशा इससे करते हैं कि कानून दुनिया में क्यों आया। कुछ आपको मैं एग्जांपल भी दूं अगर, हालांकि हो सकता है अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए, पर मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं 1-2 चीजें, तो मैं आपको 1-2 लॉजिक बताता हूं कि आपको लॉजिक क्यों समझना होता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं अगर, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे देखो ये एक सेक्शन है, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक चैप्टर है। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। देखो इसमें एक प्रोविजो मिलेगा, ये वाला दिख रहा है आपको, मैं आपको मार्क करा के दिखाता हूँ, ये वाला प्रोविजो देखो, ये वाला प्रोविजो देखो क्या लिखा हुआ है कि आप कोई भी कंपनी डिविडेंड तब तक नहीं डिक्लेयर कर सकती जब तक वो पिछले लॉसेस और डिप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं कर देती, सेट ऑफ नहीं कर देती। अब इसका लॉजिक सुनो, क्यों करती है ऐसा कंपनी? कंपनीज एक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्यों है, आप उसका लॉजिक सुनो, हर ऐसे ही नहीं आता। धीरू भाई अंबानी नाम तो सुना ही होगा, गुरु मूवी देखा है? धीरू भाई अंबानी गुरु मूवी देखा, बहुत साथी आदमी था, बहुत ज्यादा साथी था। ऐसा ऐसा तरीका निकाला था ना गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने का, और ऐसा ऐसा लूप होल ढूंढता था लॉ के अंदर, परेशान हो गया था सरकार। तो धीरू भाई अंबानी नया तरीका क्या क्या मालूम, बोला हम लोग ना अपना बैलेंस शीट में, कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन ही क्लेम नहीं करेगा। डेप्रिसिएशन तो कोई कैश का खर्चा होता नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक बात है ना? बोला हम लोग करेंगे नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस सब उड़ा दो। सर क्यों उड़ा देता था? प्रॉफिट बढ़ जाता था। सर प्रॉफिट तो बढ़ जाता है भाई, खर्चा पूरा पूरा बड़ा बड़ा कई हजार करोड़ लाख करोड़ खर्चा उड़ा देगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या प्राइस मेरा शेयर का बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। उड़ा देता था। तो फिर कंपनी लॉ मेकर देखा कि ये तो गलत कर रहे हैं ये लोग, ये तो गलत बात है, डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे तो आप क्या कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। आज मामा अर्थ आया, मामा अर्थ अपना वैल्यूएशन लेकर के आया, देखा ना, सुना ही होगा, बहुत हाइप बना उसका। कितना लोग जैसे स्टॉक मार्केट ये सब में इन्वेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत करता है, नॉलेज
कोई भी नहीं। चलो हम लोग का क्लासेस के अंदर पूरा नॉलेज आ जाएगा, A to Z पूरा सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, इसका स्टॉक मार्केटिंग में सब। तो मामाअर्थ आया, ये तो सुना ही होगा, हाइप आया था अभी, बहुत ओवर वैल्यूएशन है, 32 करोड़ का प्रॉफिट में कितना 1000 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहा था। तो ऐसा कंपनी अब क्या करेगा अगर ये सब नहीं होगा तो? आईपीओ लेने के आने के टाइम में डेप्रिसिएशन को उड़ा देगा अपना बैलेंस शीट से, पीएल से। तो क्या होगा, एक साथ में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी 32 करोड़ अचानक से 2000 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया। समझ रहे मेरा बात? तो ये क्या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ अपना शेयर होल्डर्स को? क्या जनता को बेवकूफ बनाने का बात हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बोला, दो चीज लाया। एक शेड्यूल 2 में लिखा कि मिनिमम डेप्रिसिएशन डालना ही डालना पड़ेगा, भगवान में धरती पर आ जाए, डेप्रिसिएशन को तुम उड़ा नहीं सकता अपना पीएल से। शेड्यूल 2 में लिख दिया, मिनिमम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आया। इनकम टैक्स वाला बोलता है मैक्सिमम डेप्रिसिएशन, इससे ज्यादा डेबिट करने नहीं देगा। कंपनीज एक्ट बोलता है कि जितना करना है करो, मिनिमम तो इतना करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों ऐसा किया? और दूसरा क्या बोल दिया मालूम है, जब तक आप प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं करता आपको डिविडेंड देने नहीं देगा। मतलब मामाअर्थ का 32 करोड़ का अगर प्रॉफिट है, तो अगर डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं किया हुआ है तो क्या एक्चुअल में वो प्रॉफिट है कि नहीं? नहीं है। और डिविडेंड तो प्रॉफिट से देता है ना, तो बोला कि डेप्रिसिएशन जब तक सेट ऑफ नहीं करेगा डिविडेंड देने नहीं देगा। इसलिए वहां पर वो डाल दिया कि जब तक आप डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं करेगा अपना प्रॉफिट से, तब तक आपको डिविडेंड देने नहीं दिया जाएगा। रिलायंस जैसा कंपनी, रिलायंस शुरू किया था ये धीरू भाई अंबानी के टाइम पे, क्या बोल दिया, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा है, देने ही नहीं देगा जब तक डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर देता। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? हर एक सेक्शन का लॉजिक है, हर एक सेक्शन का लॉजिक है, ऐसे कुछ भी नहीं बनता है हवा में। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बना, समझ में आया ये प्रोविजन क्यों दुनिया में आया? आप बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? एक और सेक्शन है, पहले क्या करता था, मतलब पहले क्या करता था, एप्लीकेशन मनी को लिखा हुआ है, अगर आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो एप्लीकेशन मनी को साफ साफ लिखा इतना दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा। क्यों लिखा ये मालूम है? समझ में आया ना हम क्या बोलो, कानून में क्या लिखा? एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी ने लिया, मान लो आज आईपीओ आया कोई, एप्लीकेशन मनी लेकर के मैंने जेब में डाल लिया, अगर अलॉटमेंट नहीं होता है किसी कारण से, अंडर से कुछ भी है, इतना दिन के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा, लॉ में लिख दिया। क्यों लिखा मालूम है? कंपनी पहले ये पैसा रख के रखता था अपने पास, 500 करोड़ रुपया आ गया, 100 करोड़ का आईपीओ लेकर के आया, 500 करोड़ जेब में आ गया, 400 करोड़ रिटर्न करना है ना, 400 कर देगा यार, क्या दिक्कत है? 6 महीना बाद 400 करोड़ रुपया रिटर्न कर देगा, कोई कंप्लेन नहीं करता था। उसमें हम क्या करता था, 400 करोड़ को हम जान पूछ के अपना, उसका इंटरेस्ट है उसको यूज करता था अपना बिजनेस, और उससे पैसा बनाता था, जान पूछ के डिले होता था। तो लॉ क्या बोल दिया, नहीं, अगर आप यूज नहीं कर रहे, आपका अलॉटमेंट नहीं होता, ये पैसा को इतना दिन के अंदर करना ही पड़ेगा। डिविडेंड में लिखा, डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया, 5 दिन के अंदर अंदर अलग अकाउंट में दो, और फिर 30 दिन के अंदर उसको बांट के दो, अपने पास रख के नहीं रख सकता। समझ में आया? वरना क्या होगा, शेयर होल्डर का पैसा मस्ती से कंपनी यूज करेगा, गलत बात है कि नहीं है? इसीलिए आया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हर एक प्रोविजन का, हर एक सेक्शन का लॉजिक है, हर एक सेक्शन। आई होप ये बात समझ में आया, एकदम क्लियर। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम हमेशा दो काम चीजों पे बात करेंगे। पहला होता है लॉजिक, क्यों इस सेक्शन है, कोई भी सेक्शन दुनिया में नहीं आता। मैं आपको एक और सेक्शन दिखाता हूँ, एक आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2016 के अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या होता है, जब भी कोई चेंज आता है तो उसके बारे में पूरा समझाता है। तो उस समय कुछ चेंजेस आए थे, जो चेंजेस आए थे, 140 पेज का ये डॉक्यूमेंट, आप पेज नंबर देखो साइड में, आपको स्लाइडर में दिख रहा होगा, 138 पेजेस का, 140 पेज में सरकार ने समझाया था कि हम लॉ में क्यों चेंजेस दे करके। उसमें एक सेक्शन आपको देखो, सेक्शन 89 में ये लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा कि हमने ना क्या माना, हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ क्या है, पूरा ग्लोबली एक यूनिट बना हुआ है, ताकि जो टेररिज्म को और ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को इसको डील करेगा, पूरा वर्ल्ड में ये बना हुआ है, इंडिया भी उस एफएटीएफ का पार्ट है। तो बोला एफएटीएफ ने हम लोग को ये बोला था करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब समझ में? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, सिंपली भाषा में अगर मैं बताऊं, सिंपल भाषा में, कोई क्राइम करके पैसा का हवाला कर रहे, इधर से उधर करना, समझ में? कोई मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद यहाँ से पैसा दुबई पहुंचा दिया, समझ में? वो हो गया क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस चीज को करने के लिए देखो, हम कई सरकार समझा रही है, देख रहे हैं कि रशिया, यूके, उन्होंने भी अपने चेंज, कंपनीज एक्ट में चेंजेस कर दिया, और इसीलिए हम लोग ये कंपनीज एक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 89 90 के अंदर चेंजेस लाने जा रहे हैं। तो अब जब मैं आपको 89 90 पढ़ाऊंगा, तो ये रिपोर्ट का रिकमेंडेशन आपको बताऊंगा कि एफएटीएफ ने ये बताया, इसके लिए सरकार ने ये कानून लेकर के आया। सब चीज का लॉजिक है। क्या कैसे घपला करता था मालूम है, लंबा लंबा लेयर बना लेता था। अभी अदानी के ऊपर जो चल रहा है केस,
अदानी के ऊपर यही तो एलिगेशन सबसे बड़ा लगाया हिंडन। सुना है क्या हो रहा है? अदानी का केस मालूम है? सुना है? चलो थोड़ा सा बताता हूँ। अभी आप लोग ना जब लॉ का क्लास शुरू होगा और जब तक हम कंप्लीट करने, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सारा कुछ समझने लग जाएगा A to Z। अदानी में अभी क्या हो रहा था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, ठीक है। अदानी ऊपर क्या कर रहा था, अदानी के ऊपर अभी क्या वो है एलिगेशन है। अदानी का ना एक्चुअली अदानी लिस्टेड कंपनी है, अदानी की कई कंपनीज लिस्टेड है। उसमें क्या होता है 75% सेबी बोलता है कि मैक्सिमम 75% ही प्रमोटर लग सकते हैं, अदानी और उसका फैमिली। बाकी 25% क्या होना पड़ेगा, जनरल पब्लिक के पास होना होगा। ये क्यों है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जितना अगर सारा प्रमोटर के हाथ में आएगा ना पैसा, तो प्रमोटर इसका पैसा कभी भी ऊपर नीचे कर सकता है, डिमांड सप्लाई को खुद पूरा कंट्रोल कर सकता है ना। अरे भाई मेरे पास ही 100 पूरा का पूरा शेयर है, तो हम डिमांड सप्लाई को सर्कुलेट कर सकते हैं। इसीलिए सेबी ये बोलता है कि 25% पब्लिक के पास रहना पड़ेगा, 75% प्रमोटर के पास रहना, ताकि डिमांड सप्लाई को एक प्रमोटर लोग कंट्रोल नहीं। अदानी के ऊपर यही एलिगेशन है कि ये लोग मॉरिशियस में सीक्रेट कंपनी सब बना के वो कंपनी के थ्रू पैसा लगाया इंडिया में, और वो कंपनी उसके बड़े भाई विनोद अदानी का नाम का ही था। गौतम अदानी का बड़ा भाई का विनोद अदानी अल्टीमेट कंट्रोल है, उस कंपनी के थ्रू इसमें पैसा लगाया अदानी के अंदर, तो इनडायरेक्टली 25% भी तो प्रमोटर के पास आ गया ना। तो क्या ये लोग प्राइस पूरा मैनिपुलेट करने के हाथ में होंगे? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली उनके पास मेन एलिगेशन यही है कि मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर और उसका फैमिली के पास ही है, और मिनिमम शेयर पब्लिक के पास है। तो इससे ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं तो 3000% का ग्रोथ दिया है 2 साल 3 साल के अंदर। मजाक होता है? 3000% का ग्रोथ किसको बोलता है? तो इसीलिए यही बोला हिंडनबर्ग, बोला कि ये लोग सब फेक है, ये लोग का कुछ नहीं है। ये लोग का डेट इक्विटी रेशियो बहुत अनाप शनाप डेट इक्विटी रेशियो है, पढ़ाएगा जब आगे बताएगा। ऑडिटर के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगा, बताएंगे सारा, अभी बताएगा, अभी तुम लोगों को सारा ये केस स्टडी, अच्छा केस स्टडी है, वी विल डिस्कस। यही तो एलिगेशन लगा। अब बात समझ रहे? ऐसे क्या करता था फर्जी कंपनी, बाहर का देश में ना फर्जी कंपनी बना बना के बहुत उल्टा पुल्टा काम इंडिया में होता है। मॉरिशस एक टैक्स हेवन देश है, वहां आपको ज्यादा सरकार पूछता नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो वहां पर ज्यादा सरकार पूछता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। बात समझ आ रहा है आपको? इसीलिए ये सब कानून यहाँ पर बना। आई होप यहाँ तक आपको बात ठीक है। तो ये एफएटीएफ का रिकमेंडेशन के ऊपर कई कंपनीज को यहाँ पर लगाया और 89 बनाया गया। अब ये 89 एग्जैक्ट में है क्या, ऑफ कोर्स जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पूरा एफएटीएफ का रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या गवर्नमेंट को इन्होंने, एफएटीएफ मतलब समझ ग्लोबली एक फोरम है, वहां लोग ग्लोबली बताया कि कैसे कैसे उलझुल हरकत होता है और कैसे कैसे क्या क्या अपने कानून में आपको सुधार करनी चाहिए, सो दैट ये सारी उल्टी पुल्टी कंपनियां हमारे रेडार में आए। तो वो सारी हम 89 90 जब पढ़ेंगे। तो मैंने आपको यही बोला, हर एक सेक्शन का लॉजिक है, सरकार हर एक चीज को समझाती है कि हम ये क्यों लेकर के आने कानून, हर चीज को बताया जाता है। जैसे ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है 140 पेज का, ऐसे ही आपको कई सारे, तो आपको कई 1000 पेज का, आपके पास तो इतना टाइम नहीं है, वो आपका टाइम कौन बचाएगा? मैंने सब पढ़ रखा है, मैं आपको सारा चीज का A to Z लॉजिक, प्लस इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल में एप्लीकेबिलिटी क्या चल रहा है देश दुनिया में, इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, हम इसको बताएंगे अच्छे से। एक एक सेक्शन वर्ड टू वर्ड एनालिसिस में आपको बोल रहा हूं, ठीक है? वर्ड टू वर्ड एनालिसिस, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा, और डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अंडरस्टैंडिंग में हमने पूरा अच्छे से समझ लिया कि हम कैसे किस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम लॉजिक्स को समझेंगे, प्रैक्टिकली उस कानून को क्यों समझा जा रहा है। और मैंने आपको ये बता दिया क्यों, क्योंकि आपका पेपर 100% प्रैक्टिकल है, इसलिए हमको एक एक चीज जरूरी है प्रैक्टिकल लिहाज से समझना। सर दूसरा आता है रिवीजन। रिवीजन में बेसिकली 3 तरह के रिवीजन जो है उस पर कराता हूँ। एक होता है आपका सर कंसेप्चुअल रिवीजन। कंसेप्चुअल रिवीजन मतलब यहाँ जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट पढ़ा, लॉजिक पढ़ा, इसी को बार बार रिवाइज कराऊंगा सो दैट काफी इजीली आपको याद रह जाए। दूसरा आता है सर कैप्सूल। कैप्सूल मतलब चार्ट बना करके देते हैं, समराइज करवाते हैं, ठीक है। और मेरा है ना 100% क्लास में नोटिंग होती है, ठीक है। पूरा पूरा मैं क्लास में लिखवाता हूँ नोट्स, क्योंकि अपना लिखा हुआ नोट्स है। एनालिसिस किससे होगा? डायरेक्ट से, जो सरकार का पब्लिश है। लेकिन नोट्स किससे में बनेगा? हैंड रिटन, प्रॉपर A to Z सारा कुछ लिखवाया जाएगा प्रेजेंटेशन में, इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और तीसरा आता है सर स्कैनर बेस्ड रिवीजन। स्कैनर बेस्ड रिवीजन में आपको बताऊंगा ये क्या होता है। पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन पे थोड़ा बात करता हूँ। तो हम 3 तरह के रिवीजन करते हैं, सफिशिएंट रिवीजन होगा, मतलब रिवीजन में कभी कोई कमी नहीं आएगी इंटर के अंदर, ठीक है। तीसरा आपका प्रेजेंटेशन। सर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोला हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, अभी जब से शुरू हुआ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। हम घर में भी हिंदी में पढ़ते हैं। सर कोई दिक्कत है क्या हिंदी में? नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा, अच्छी बात है हिंदी में पढ़। दिक्कत कहाँ आती है मालूम है? उस हिंदी का जब हम एग्जाम में अंग्रेजी करके आते हैं तो पूरा उसका हैप्पी बर्थडे करके आ जाते हैं। सही बता रहा हूँ, दिक्कत वहां आती है। मैं कई पेपर देखता हूँ जब ऑनलाइन में, कई इवेल्युएटेड आंसर शीट मिलते हैं, बच्चे भी दिखाते
मैंने एक जगह दिया। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक सेक्शन में लिखा हुआ था, एक सेक्शन में लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये काम करना चाहे तो वो ये कर सकते। अब बच्चे भी ये पढ़ा, हमने भी पढ़। अब उसका इंग्लिश एग्जाम में करने के लिए गया, क्या लिख गया, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फीलिंग आएगा क्या करने में? प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बताओ क्या ये लैंग्वेज ठीक है? नहीं। हम ऐसे लैंग्वेजेस को कैसे लिखते हैं, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, इस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं। हम बहुत, मैं आपको बता रहा हूं, कई बच्चे ना समझ ही नहीं पाते तो वो वैसे ही गेम से आउट हो जाते हैं, क्योंकि 100% प्रैक्टिकल पेपर आता है, समझ ही नहीं पाए तो आउट गेम से, लॉ में आउट। फिर रिवीजन नहीं हो पाता, पढ़ लिया रिवीजन नहीं करेगा, अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर तो कानून लिख के आना है तो रिवीजन तो होना ही पड़ेगा ना, वहां आउट हो जाते। और 99% जो यहां से अगर पास भी हो जाए वो यहां आउट हो जाते, प्रेजेंटेशन में उल जुलूल लिख करके आते। इसीलिए ये जो स्कैनर बेस्ड रिवीजन होता है वो ये कराते, फाउंडेशन में भी हमने किया था। हम लोग इस बार 25 साल, फाउंडेशन में तो आपका नया कोर्स आया था 2018 के अंदर, उससे पहले पूरा पेपर एमसीक्यू होता था, तो फाउंडेशन में तो 4-5 साल ही पेपर का प्रैक्टिस करने को मिला था, 5-7 पेपर ही हम अटेम्प्ट कर। यहाँ से 25 साल से हम करेंगे, 25 ईयर्स मिनिमम क्वेश्चन पेपर हम करके जाएंगे, लगभग सारे जॉनर का हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैं लिखवाता हूँ, मैंने फाउंडेशन में भी सब क्वेश्चन का टाइप लिखवाया था, वैसे मेरा नोट्स भी सारा हैंड रिटन रहेगा, ठीक है, और कई सारे जॉनर का क्वेश्चन हम लिखवा भी देगा, सो दैट आपको वो आइडिया हो कि भाई ये टाइप का क्वेश्चन आने से वर्डिंग्स हमको ऐसे रखना है, लैंग्वेज ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है? ये होता है स्कैनर से रिवीजन। और दूसरा, प्रेजेंटेशन में हम कैसे काम करेंगे, पहला तो स्कैनर बेस्ड रिवीजन होगा, दूसरा सर हम क्या करेंगे, टेस्ट। आपका मॉक टेस्ट रेगुलरली लिया जाएगा, और प्लीज इंटर के अंदर थोड़ा सीरियस होना है आपको। मैं एक बात बताता हूँ, फाउंडेशन और इंटर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, मैं हाथ जोड़ के पहले दिन आपसे रिक्वेस्ट करो, फाउंडेशन में क्या होता है, एग्जाम के 1 महीना पहले भी सीरियस नहीं होते, लेकिन इंटर के अंदर आपको पहले दिन से सीरियस होना मैंडेटरी, वरना काम नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। यू हैव 8 पेपर्स एंड ईच पेपर इज अ टास्क, तो पहले दिन से अगर सीरियस नहीं होगा लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आने वाला, मैं सच में बता रहा हूं, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। लॉ के रिलेशन में मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, प्रेजेंटेशन में मैं और आपको कुछ बात बता दूं, सो दैट आपको ना वो समझ में आए कि हम क्यों ये स्कैनर करते हैं, क्यों इतना मॉक टेस्ट करते हैं, क्यों इतना मेहनत करते हैं। सर लॉ के अंदर ना वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। आपको पता है फाइन और पेनल्टी, ये 2 शब्द है, किसी सेक्शन में आपको मिलेगा, अगर ये नहीं हुआ तो फाइन लगेगा 10,000 रुपया, किसी सेक्शन में लिखा हुआ है अगर ये नहीं हुआ तो पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपया। क्या दोनों सेम है क्या? क्या अंतर होता है फाइन और पेनल्टी के अंदर, वो बता सकते हैं? नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा फाइन पेनल्टी का, थोड़ा और कॉन्सेप्ट हम कवर कर ले। मैं आपको दोनों शब्द का जमीन आसमान का अंतर है, फाइन मतलब कुछ अलग होता है, पेनल्टी मतलब अलग होता है। तो जहां पेनल्टी लिखा हुआ वहां आपने फाइन लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, और जहां पेनल्टी लिखा हुआ, जहां फाइन लिखा, अच्छा एमसीक्यू में पूछ लिया कि 10,000 रुपया फाइन है कि 10,000 रुपया पेनल्टी, समझ में आ रहा है बात? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो पता, नहीं तो एग्जाम में बैठा बैठा बोलेगा दोनों तो ऑप्शन सेम ही दे दिया, 10,000 रुपया तो याद था सर, ये फाइन और पेनल्टी दोनों सेम ही कर दिया, तो ऑप्शन, आप बात समझ रहे हैं? दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या होता है। सर एक शब्द होता है रजिस्ट्रेशन, एक शब्द होता है फाइलिंग, दोनों में अंतर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंपनीज एक्ट के अंदर जो सरकारी ऑफ दफ्तर होता है जो सब चीजों को रेगुलेट करता है, उसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ क्या, आरओसी। ये कौन है सर? सरकारी विभाग है जो कंपनीज का सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, क्या नाम बोल दिया उसको? आरओसी। तो लॉ में पहले क्या लिखा हुआ था मालूम है? अगर आप आईपीओ वगैरह कुछ लेकर के आ रहे हो, हम आईपीओ लेकर के आना चाहते, तो पहले क्या लिखा हुआ था मालूम है? आप आरओसी के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट तो तैयार करना होगा ना, सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास क्या करोगे मालूम है? आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करोगे किसके पास? आरओसी के पास। बाद में बोला नहीं 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 रजिस्ट्रेशन मत करना, फाइलिंग कर देना आप आरओसी के पास, ये वर्ड को डिलीट कर दिया, फाइलिंग वर्ड को लेकर के आ गया। आप बोलेंगे इससे क्या मजाक हो रहा है? पहले लिखा हुआ था सारे दस्तावेजों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना होगा? आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर लिख दिया नहीं नहीं नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना होगा? आरओसी के पास फाइलिंग करना होगा। क्या मजाक हो रहा है? कोई डिफरेंस नजर आता है केस में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रजिस्ट्रेशन एंड अ फाइलिंग? कोई बता सकते हैं कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल सही बोला। पहले क्या होता था, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करूंगा,
आरओसी के पास, तो मेरे को ना आरओसी टिप्पणी कर सकता था। मैं मान लो ये दस्तावेज लेकर के गया हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में लेकर के गया हूँ, मैंने एक बुकलेट बना के डॉक्यूमेंट आरओसी, तो आरओसी इसको देखता था, कहता था कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये करके लाओ, वो करके लाओ। इसे बोलते थे क्या? रजिस्ट्रेशन। फाइलिंग मतलब चुपचाप आओ, आरओसी को ये दो, जो है आरओसी को कोई मतलब नहीं, आरओसी लेकर के अपने रिकॉर्ड्स में इसको वो कर ले। तो सर एक बात बताओ, ये रजिस्ट्रेशन से फाइलिंग क्यों कर दिया गया सर? कोई कारण होगा ना, ऐसे तो हवा में नहीं करता, पहले रजिस्ट्रेशन था, फाइलिंग था। बोला कि सर देखो, जब भी एक आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, जो भी इस तरह के ऑफर्स आते हैं, उसका मास्टर कौन है, उसका मेन आदमी कौन है जो इसको रेगुलेट करते हैं? लिस्टिंग हो रहा है ना, तो मेन आदमी कौन है जो इसको रेगुलेट करता है? सेबी। तो सर सेबी आपको, सेबी के कानून के तहत उनके पास भी है सेम डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो भाई ये सारे दस्तावेज में किसके किसके पास लेकर के जाऊंगा? सेबी के पास भी लेकर के जाऊंगा, आरओसी के पास। पहले ये होता था, तो पहले सेबी अपना टिप्पणी देता था, फिर ऊपर से आरओसी भी अपना टिप्पणी देता था। बोला फिर सरकार, बोला सरकार को कंपनियों ने सजेस्ट किया, बोला कि क्या मतलब है, सेबी ऑलरेडी बहुत मास्टर आदमी है इसके लिए, तो सेबी जब ऑलरेडी मेरा इस रिपोर्ट के ऊपर अपना टिप्पणी दे रहा है, तो फिर आरओसी को वापस टिप्पणी देने का क्या जरूरत है? आरओसी को बोलो ना चुपचाप इसको एक्सेप्ट करेगा जैसा दिया सेबी ने। इसीलिए वहां सबको क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? फाइलिंग। तो आपको अब सारा प्रोस्पेक्टस वगैरह को क्या करना होता है? फाइलिंग करना होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सेबी में रजिस्ट्रेशन होगा, सेबी के पास जाके आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भाई ऑब्वियस सा बात है, सेबी बोलेगा तो चेंज करना होगा, सेबी बोला ये ठीक करो वो ठीक करो तो करना ही पड़ेगा, सेबी बोलेगा तो कर। अब जब सेबी बोल ही दिया ये ठीक करना है वो ठीक करना है, तो आरओसी का क्या जरूरत है? भाई सेबी मास्टर आदमी ऑलरेडी इस चीज को करने के लिए। आप बात समझ रहे? इसीलिए गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या बोला? हटाओ हटाओ, इधर से रजिस्ट्रेशन हटाओ, शब्द डाल दो क्या? फाइलिंग। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीजें? एक एक वर्ड का लॉजिक होता है, मीनिंग होता है। प्रेजेंटेशन में ये ध्यान हमको रखना है। हम कीवर्ड्स हमेशा बताते हैं, फाउंडेशन में भी याद होगा, कंसिडरेशन में हम हमेशा बताया था कि कंसिडरेशन पे 2 लाइन के ऊपर पूरा केस लॉ है, जजमेंट है ना? तो आपको कीवर्ड्स को पूरा ध्यान रखना होगा, दैट इज द मेन थिंग। आप कुछ चीजों में बहुत ध्यान रख कर रखना होगा कि भाई ये वर्ड यहाँ पर इस तरह से लिखना है, वो उस तरह से लिखना है, मतलब उस तरह से लिखना है। आई होप यहां तक समझ में आया बात। बहुत सारे ऐसे कितने वर्ड्स है मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है? आपको एक लाइन मिलेगा, एक ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि क्या लोन्स को डिपॉजिट्स की तरह शो किया गया है क्या? बात समझ रहे? लोन्स को डिपॉजिट्स की तरह शो किया, लोन और डिपॉजिट में क्या अंतर होता है? नहीं वैसा नहीं। लोन्स मतलब मैंने, मान लो, देखो क्या होता है, बैंक में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं कि लोन देते हैं बैंक को? डिपॉजिट करते हैं। जब भी डिपॉजिट करते हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है पैसा देने की? मेरी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने पैसे दिए। तो बैंक इसे क्या शो करता है? डिपॉजिट। वहीं अगर बैंक से पैसे मांगता है, यानी किसकी रिक्वायरमेंट है? बैंक, तो बैंक इसे क्या शो करेगा? लोन। तो जब भी डिपॉजिट बोल के शो किया जाता है, इट गिव्स अ, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो, बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ोगे, तो डिपॉजिट अगर 10 करोड़ है, इट इंप्लाइज क्या? कस्टमर की जरूरत थी इसलिए बैंक ने लिया। बात समझ रहे हो मेरी? भाई मैं कंपनी हूं, मैंने अपने मैंने किसी से पैसे, मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है? मैंने आपसे पैसे ले लिए, मैं एक बार टी शर्ट बना दूं कोई दिक्कत थोड़ी ना। मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने आपसे पैसे लिए, किसकी रिक्वायरमेंट थी? मेरी रिक्वायरमेंट थी, और मैंने इसको डिपॉजिट बोल के शो कर दिया 10 करोड़। तो जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है उसको क्या लगेगा? बढ़िया कंपनी, बढ़िया कंपनी। क्यों? लोग चला चला के पैसा दे रहे इसको, 10 करोड़ रुपया किसी ने चला के दिया, क्यों? क्योंकि वर्ड क्या आ गया? डिपॉजिट। लेकिन इन रियलिटी डिपॉजिट है कि लोन है? ये मेरा लोन है, ये मेरा बहुत लाइबिलिटी है, मेरा करके चल रहा है कंपनी में। बात समझ में आ रहा है? तो ऑडिटर को ये देखना होता है, लिखा हुआ है कि ऑडिटर लोन डिपॉजिट अगर है, डिपॉजिट शब्द कहीं दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, तो ये देख लेना कि कहीं वो डिपॉजिट एक्चुअल में लोन का तो नहीं है। लोन का नाम तो हमने डिपॉजिट नहीं रख दिया, क्योंकि मतलब इंटरप्रिटेशन उसका बदली हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो? इसीलिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई जगह छोटे छोटे वर्ड्स हमको रियलाइज भी नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पर हमको बहुत काम करना है, हम तीनों एस्पेक्ट पे काम करें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हमको 60+ आएगा, गारंटी, गारंटी। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की कोई बात, कोई दिक्कत? पक्का? एक चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ, अब हम इसके बाद हमने ये चीज करा, आई होप ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट चीज जो कराने वाला हूँ वो है कि कानून क्या होता है, व्हाट इज लॉ।
हम पढ़ रहे हैं इतने देर से लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉ, ये लॉ। अच्छा पहले यहाँ तक बताओ, ठीक है। मैंने आपके साथ पहला डिस्कस किया आपके पेपर के बारे में, कॉर्पोरेट अदर लॉज का क्या होता है। फिर मैं आपको पेपर पैटर्न का टाइप बताया, फिर मैंने आपको बताया कि हमारा क्लास का मेथोडोलॉजी बेंचमार्क कैसे रखना है, हम कैसे कैसे काम करने वाले। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भैया कानून क्या होता है, हम कितना पढ़ रहे हैं भाई कानून, लॉ 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 लॉ, ये कानून होता क्या है देश के, बताओ कोई भी, व्हाट इज लॉ? भाई कोई तो आंसर, बच्चा लोग बड़ा अतरंगी टाइप का आंसर देता है, वो चीज जो सबको माननी पड़ती है। हाँ हाँ, देखो देखो, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय एवरीवन इन दिस कंट्री। तो बेटा मैं आपको जेन्युइन बताऊं, ये तो होता ही है कि ऑफकोर्स लॉ बना है तो सबको मानना पड़ेगा, वो ये नहीं पूछ रहा हूँ, बट कानून के अंदर आता क्या क्या चीजें, ठीक है। तो हम 6 चीजें आते हैं, ये सब इसीलिए बता रहा हूँ, आगे आने वाले चीजों में हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली 6 थिंग्स क्यूमुलेटिवली फॉर्म लॉ। पहला आता है उसके अंदर, क्या बोलो बच्चों? एक्ट। एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक्ट है ना सर। ये एक्ट कैसे बनता है हमारे देश के अंदर, किसी को मालूम है हमारे देश के अंदर एक्ट कैसे बनता? वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों को याद है। तो बेटा हमने पॉलिटिकल साइंस बचपन में कभी पढ़ा था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा था कि भी नहीं पढ़ा, बट मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमको टीचर बताते थे कि बेटा देश की डेमोक्रेसी के अंदर, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर 3 विंग्स होती है, 3 पिलर्स होती है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है सर जुडिशियल। 3 विंग होती है। सर लेजिस्लेचर क्या होता है? ये होता है लॉ मेकिंग कमिटी, जो लॉ फॉर्म करता है हमारे देश में, लॉ फॉर्मुलेट करता है। सर लॉ कौन फॉर्मुलेट करता है हमारे देश के अंदर? सर सबसे पहले हमारे देश में कोई भी कानून पास होता है तो सबसे पहले उसका बनता है एक बिल। बिल कैसे बनता है? जो भी उस विषय के टॉप एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठाया जाता है और फिर वो एक बिल पारित करते हैं। जैसे हमारी कंपनीज एक्ट जब ड्राफ्ट हुई थी तो जे ईरानी कमेटी थी, तो बड़े उच्च पद पे एक जस्टिस थे जो जे ईरानी, उनको लेकर के और भी कई, जैसे उसमें भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को, बड़े बड़े कंपनीज के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, सेबी के एक्सपर्ट को, इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सर को बुलाया जाता है। ऐसे जो टॉप के लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको बोलते हैं कि भैया नया कंपनीज एक्ट ड्राफ्ट करने, आप लोग डेली इस पे काम कर रहे हैं, डे इन डे आउट, बताओ कानून कैसा बनना चाहिए। तो फिर वो लोग क्या है, पुराने कंपनीज एक्ट से कुछ उठाते हैं, कुछ बाहर के देश के लॉ से उठाते हैं और फिर बना के एक बिल बनाते हैं। उस बिल को सबसे पहले कहां पास कराया जाता है सर? लोकसभा के अंदर। उसके बाद उस बिल को कहां पास कराया जाता है सर? राज्यसभा के अंदर। उसके बाद उस बिल को कहां सर प्रेसिडेंट साइन करता है, तब ये क्या बन जाता है सर? एक एक्ट बन जाता है। आप बात समझ में आ रही है? एक बिल होता है, बिल को पहले लोकसभा से पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा से पारित किया, पारित मतलब पास कराया जाता है, फिर उसे प्रेसिडेंट सर साइन करते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट मैम साइन करती है, और फिर वो जाकर के क्या बन जाता है? एक्ट। अभी मैं मैम इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट में मैम ही है, ठीक है। तो आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर तो हुआ भी था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, लोग कह रहे थे क्या बामी ना मानू, क्या बामक ना लगे, सुना होगा? सुना, ये प्रोटेस्ट भी हुआ था, कर्फ्यू जब लगा था 19 के टाइम पे। क्या आप दोस्त आप थे नहीं? आपने नाम क्या बताया अपना? अभिषेक। अच्छा, तो आप थे नहीं क्या उस टाइम पे 19 में यहाँ पे? 2-3 साल 4 साल हो गया अब तो यार, 19 का एंड में हुआ था, 3 साल हो गए मोटा मोटा। तो यहाँ पर कर्फ्यू वगैरह लग गए थे, लोग को काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो स्लोगन लग रहे थे क्या मामी ना मानू, क्या मामक ना लगे। और फिर अचानक से स्लोगन चेंज हो गया, का अमी ना मानो का अमक ना लगे। ऐसा क्या हुआ कि कैब का हो गया? पहले बिल था, 3 दिन, मतलब आज लोकसभा में पास किया, परसों राज्यसभा में पास किया, उसके अगले दिन 3 दिन के अंदर उसका कानून बना दिया गया, इतना फास्ट उसका मूवमेंट हुआ। मतलब कोई कानून के अंदर चेंज होता है ना, तो भी एक इसी प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। समझ में आया? तो पहले एक बिल बनता है, बिल बना तो उसका नाम क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कैब शॉर्टकट। और फिर उसको जब पास करा दिया गया तो वो क्या बन गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कहां बन गया वो? ठीक है, प्रोसेस यही होता है। सो लॉ को ऐसे फॉर्मुलेट किया जाता है।
सर फिर आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। बताओ इम्प्लीमेंट कौन करती है हमारे देश के अंदर सर? पुलिस नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओ सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कई मिनिस्ट्री बनी है, कई विभाग बने हैं, उनके विभाग और उनके कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इन सारे कानूनों क्या इंप्लीमेंट करती है। और सर जुडिशरी क्या करती है? लॉ को इंटरप्रेट करती है, कि अगर उसमें कोई दिक्कत आई लॉ के इंटरप्रिटेशन के अंदर तो वो जुडिशरी काम, कोर्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये तीन एक होते हैं। तो आई होप आपको सबसे पहले एक्ट समझ में। एक्ट मतलब क्या होता है? एक्ट जो पार्लियामेंट पास करता है पहले और फिर प्रेसिडेंट से साइड पर, तो वो हमारे देश का कानून होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्ट। क्लियर? सर दूसरा होता है रूल। रूल्स, रूल क्या होता है सर? रूल कभी भी खुद नहीं आएगा, रूल हमेशा एक्ट को सपोर्ट करेगा, मेन किसी एक्ट को सपोर्ट करेगा। तो कई जगह पर जैसे ना हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ, आप पढ़ोगे ना, रिश्तेदारों की परिभाषा उन्हें क्या लिखा है कि आप ना रूल में जाके पढ़ो, एज में बी प्रिस्क्राइब। कई जगह पर ना लॉ मेकर लिख देता है, एक सेक्शन लिखा, सेक्शन लिखने के बाद लिख देते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब इससे रिलेटेड आप रूल को पढ़ो। मैं आपको अपना मॉड्यूल भी दिखाऊं, आपको वॉल्यूम 1 दिखाऊं अगर, तो आपको देखो कंपनीज एक्ट के अंदर भी आप देखो आपके चैप्टर्स है, आपको रूल्स भी पढ़ना होगा। ये देखो सेक्शन चैप्टर 1 है, ये वॉल्यूम 1 है, आपको 2 वॉल्यूम मिलेंगे हमारी तरफ से। वॉल्यूम 1 में आपका 10 चैप्टर्स है, जो मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट का 10 चैप्टर है, और वॉल्यूम 2 में 4 चैप्टर है, जो अदर लॉस का 4 चैप्टर है। तो 2 मटेरियल आपको मिलेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू का बुकलेट एक मिलेगा, और चार्ट्स आपको टाइम टू टाइम चार्ट्स जो वो सब हैंडआउट्स आपको मिलते रहेंगे। तो हैंडआउट्स आपको अलग से मिलते रहेंगे। मेन आपका 2 मेन कंटेंट है जिसके अंदर हम लॉ है, आप अपना कॉपी एक बनाओगे, एक एमसीक्यू का बुकलेट मिलेगा, और हैंडआउट्स आपको चार्ट है, रिविजन चार्ट है, और आपका ये क्वेश्चन वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, आप देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है, सेक्शन 1 और 2 पढ़ना है, और आपको कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 पढ़ना है। चैप्टर 2 के अंदर इनकॉर्पोरेशन, ये चैप्टर का नाम है, और रूल्स का नाम भी देखो, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। चैप्टर 3 में ये नाम है, ये रूल्स का नाम है। हर चैप्टर के साथ आपको रूल्स मिलेगा, देख रहे हो, हर चैप्टर के साथ आपको रूल मिलेगा। कई जगह लॉ मेकर क्या करते हैं, एक्ट के अंदर लिख देते हैं कि ये चीजें जाकर के कहां पढ़ना है आपको, रूल में पढ़ना है, ये यहां मत पढ़ो, रूल में पढ़ो। ऐसा क्यों करते हैं? लॉजिक क्या है? एनीवन कोई लॉजिक बता सकता है ऐसा क्यों करता है? सब चीज को एक्ट में लिख दो, काम ही खत्म, ना टेंशन ही खत्म। एक्ट में चेंजेस लाने में बहुत टाइम लगता है, समझ में? अभी तो आप समझो कि गवर्नमेंट जो है एक ही है, मतलब लोकसभा में भी एक ही जन की मेजोरिटी है, राज्यसभा में एक ही जन की मेजोरिटी, प्रेसिडेंट भी इनका अपना आदमी है, गवर्नमेंट भी इनका, सब कुछ इनका ही है, तो एक अलग बात है। बट आप इमेजिन करो 14 से पहले का एक टाइम, लोकसभा में किसी अलग पार्टी का मेजोरिटी, राज्यसभा में किसी का कोई मेजोरिटी नहीं, प्रेसिडेंट भी एक न्यूट्रल मान लो, तो क्या होता था, एक्ट को चेंज करने में बड़ा दिक्कत आता था। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसीलिए रूल में लिखता है, रूल को चेंज करना बड़ा आसान होता है। अब मान लो रिश्तेदारों की परिभाषा कंपनीज एक्ट में लिखा, कहां देखना, रूल में देखो, क्यों दिखा? तो रिश्तेदार का डेफिनेशन कभी बदलना है, रिश्तेदार तो बदलते रहते हैं। तो वैसे सरकार बोला परिभाषा, हमारे देश में तो और मजे की बात है, दूर के रिश्तेदार और पास के रिश्तेदार दो अलग कंसेप्ट में काम करते, समझ ही नहीं आता पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद रिश्तेदार आते कौन है। तो इसीलिए सरकार ने क्या बोला, इसको एक्ट में मत, रिश्तेदार की परिभाषा कहां डाल दो, उठा करके रूल में डाल, कि अगर कल को हमको रिश्तेदार को मॉडिफाई करना हुआ तो फटाफट मॉडिफाई हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कई चीजें हमारी इसलिए रूल में लिख दी जाती है, एक्ट में इसलिए नहीं लिखते कि कल को इसमें कोई चेंज लाना हुआ तो वो फटाफट लेकर के आया जा सके। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि एक्ट क्यों बनता है, एक्ट के साथ रूल क्यों बनता है? समझ में आया बात दोस्त? आप लोगों को सबको समझ में आ गया एक्ट क्यों बनता है, रूल क्यों बनता है, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो दोनों कानून का पार्ट। सर इसके अलावा तीसरा होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? ये भी कानून का पार्ट होता है। सर आप लोग को अभी पता चला कि कोई भी कानून को बनाना हो या कोई भी कानून को बदलना हो तो उसको कैसे करना होता है? पहले लोकसभा में करना हो, फिर राज्यसभा में करना हो, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। वो क्या लोकसभा राज्यसभा साल में 365 दिन फंक्शन करते हैं क्या? नहीं, सेशंस होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, अलग अलग से सेशंस होते हैं। ठीक है ना, बजट सेशन होता है, अलग अलग सेशन होते हैं। तो पूरा 365 डेज नहीं है। अभी कोरोना जब आया था 2020 में, तो कोरोना में पार्लियामेंट को एक बार पार्लियामेंट्री कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, पार्लियामेंट वाज सस्पेंडेड। आप लोगों ने सुना होगा जब लॉकडाउन लगा था तो कई लोग हेल्थ वर्कर के ऊपर अटैक करते थे। हेल्थ वर्कर लोग पहुंचा, डॉक्टर का टीम, एम्बुलेंस का टीम, नर्सेस का टीम, तो पत्थर मार के माथा फोड़ दिया। यूपी में एक घटना हुआ था, पत्थर मार के माथा फोड़ दिया नर्स का, हेल्प कर्मचारी का, एम्बुलेंस का ड्राइवर को मारपीट कर दिया।
ये 2020 की बात बता रहा हूं। तो एक कानून था, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, ऐसा एक कानून था जिसमें सरकार को चेंज करना था, जिसमें सरकार को ऐसे लोगों को, पहले तो एक हेल्थ वर्कर का डेफिनेशन डालना था और बोला अगर कोई हेल्थ वर्कर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो उसको जेल भी जाना होगा, प्लस नुकसान जो हुआ है उस हेल्थ उसका सारा भरपाई भी उसको करना होगा। ये प्रोविजन सरकार डालना चाहती थी उस कानून के अंदर, समझ में है? अब उस समय क्या करेगा सरकार, सरकार के पास पार्लियामेंट ही नहीं चल रहा, तो कानून को कैसे बदलेंगे, वो एक्ट को कैसे बदलेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो कि भाई अगर देश के अंदर पार्लियामेंट्री फंक्शन नहीं हो रहा है तो फिर सरकार कानून को चेंज कैसे करेगी? बात समझ में आ रहा है? तो वहां पर हमारे संविधान ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो डायरेक्टली एक ऑर्डिनेंस ला सकता है और ये ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कितना दिन तक रहेगा? 6 वीक्स तक रहेगा, जब तक दोनों हाउसेस कवर नहीं हो जाते फ्रॉम द कमेंसमेंट। तो जिस दिन मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों फंक्शनल होने लग गए, वहां से 6 वीक्स तक इसका वैलिडिटी रहेगा। ऑब्वियस सा बात है, जिस दिन दोनों हाउसेस कमेंस हो गए तुम इसको लोकसभा में पास कराओ, राज्यसभा में पास कराओ और एक एक्ट बना लो। बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है इसका? और जब तक कमेंस नहीं हुआ तब तक आपका ऑर्डिनेंस, इसीलिए ये एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस ऑर्डिनेंस लेकर के आया 2020 में। कौन लेकर के आया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भाई इमरजेंसी में इस कानून को एक्टिवेट करा रहे। हमारी बात समझ रहे हो? इसीलिए देश में क्या कॉन्सेप्ट आया? ऑर्डिनेंस का। समझ में? ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, जैसे एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आपको मिलेगा 2019, पर उससे पहले 2 बार ऑर्डिनेंस था, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। तो वो उसका डेट 2 नवंबर 2018 से आएगा। तब मैं आपको बताऊंगा सर इससे पहले 2 बार ऑर्डिनेंसेस आया था, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी में कानून लाया था और फिर बाद में इसको अमेंडमेंट एक्ट बनाया। तो ऑल्दो ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, इसका एप्लीकेबिलिटी 2 नवंबर 2018 से। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट बोल दिया पर आपको ओवरऑल क्रक्स समझ में आ रहा है दोस्त? पक्का पक्का समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं? प्लीज स्पीक अप अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डिनेंस समझ में आया क्या होता है? ऑर्डिनेंस सिंपल कुछ नहीं होता, देश में जब भी कोई इमरजेंसी में पार्लियामेंट अगर फंक्शन नहीं कर रहा है, कुछ है इमरजेंसी में, वो कानून लाना सीधा प्रेसिडेंट उसको इशू कर सकता है। कब तक फंक्शनल लगेगा? 6 वक्त तक। कब? जब दोनों हाउसेस फंक्शन करने लगे तब तक। सिंपल सा बात है, जब दोनों हाउसेस फंक्शन करने लगे तो लोकसभा में पास कराओ, राज्यसभा में पास कराओ, उसको कानून बना लो। बात समझ में आ गई? सर चौथा आता है रेगुलेशन। अब बच्चा लोग को लगता है रूल और रेगुलेशन एक ही होता है। कई बच्चा लोग सोचते हैं सर रूल्स और रेगुलेशन तो एक ही होता है। क्या एक ही होता है क्या? What is the difference between a rule and a regulation? Can anybody tell me? रूल तो आपको समझ में आ गया, एक्ट होगा, एक्ट का सपोर्टिंग होगा रूल। कई बात हम लोग रूल में लिख देते हैं क्योंकि एक्ट को चेंज करना डिफिकल्ट होता है, रूल को चेंज करना इजी होता है, ठीक है ना? बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूल एंड व्हाट इज रेगुलेशन? एक्ट को चलाने के लिए नहीं, देखो कई ऐसा चीज होता है जिसके अंदर पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं होता लॉ बना। अरे सिंपल सा बात है, स्टॉक मार्केट के ऊपर कानून, मुझे लगता है हम लोग का एमपी लोग बना सकते, सांसद लोग बना सकते, इतना वो लोग के अंदर एजुकेशन है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कानून वो लोग बना सकते। उनको लगता है कि ऐसा देश के अंदर, तुम सोचो लालू जी बैठ करके बतिया रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि देश में स्टॉक मार्केट में कानून कैसे बने, होगा क्या ऐसा? कभी हो पाएगा? तो इतना नॉलेज नहीं होता। वैसे ही बैंक्स को कैसे चलाना है, हमारे देश का फॉरेन उससे रिलेटेड तुमको लगता है पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट होगा इतना जी डायरेक्ट कानून बना सकते? नहीं होता। कई ऐसी चीजों के अंदर सरकार क्या करती है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाती है। जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 1992, तब एक कानून उसके बाद ही सरकार को एक तमाचा लगा और सरकार ने एक सेबी एक्ट पास किया 1992, और उसमें लिखा कि सेबी एज अ बॉडी को पावर होगी क्या, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशन बनाने की। ओ समझ में आ रहे मेरी बात? वैसे आरबीआई को क्या, आरबीआई का एक एक्ट बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई के पास पावर है, पार्लियामेंट ने पावर दिया है कि आरबीआई तुम क्या करो, तुम बनाओ अपना कानून, अपना नियम, किसको रेगुलेट करने के लिए? बैंक को रेगुलेट करने। पार्लियामेंट क्या करते हैं, पावर कई बार डेलीगेट कर देते हैं ऐसी अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी फिर क्या करती है, अपना कानून बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट या रूल नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सेबी का रेगुलेशंस बोलते हैं, आरबीआई का रेगुलेशंस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है मेरा? दिस इज द डिफरेंस। एक्ट और रूल क्या होता है, एक्ट पार्लियामेंट पास करती है, उसको सपोर्ट करने के लिए रूल बनता है, रेगुलेशन कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती है, पार्लियामेंट से नहीं बनता।
हमारे सिलेबस में हमको एक रेगुलेशन पढ़ना होगा, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, समझ में आया? एक्ट तो पढ़ रहे, कंपनीज एक्ट, रूल्स भी कितना सारा पढ़ रहे, ऑर्डिनेंस भी एक पढ़ेंगे, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, एक रेगुलेशन भी मैं बताऊंगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है, पर हमको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ाना पड़ेगा प्रैक्टिकल कर, तो वो जगह पे छोटा सा रेगुलेशन का नियम। आई होप रेगुलेशन समझ में आया क्या मतलब होता है, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। पांचवा चीज क्या होता है सर? अब पांचवा चीज क्या होता है? पांचवा चीज होता है बायलॉ। बायलॉ कुछ नहीं होता, जैसे सेबी है, एनएससी है, बीएससी, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना नियम फंक्शन, जैसे उसका हेड कौन होगा, वर्किंग आवर क्या होगा, टाइम क्या होगा, उससे रिलेटेड, काम काज से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? बायलॉ। कभी नेट में टाइम मिले तो सर्च करना, सीबी का बायलॉ मिल जाएगा, एनएससी का बायलॉ मिल जाएगा, बीएससी का बायलॉ मिल जाएगा, तो सब इसको बोलते हैं बायलॉ। ये भी कानून का ही पार्ट होती है। और छठा आता है सर सर्कुलर, नोटिफिकेशन, केस लॉस, ये सारी चीज आती है। मतलब कई बार टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट्स इशू करते रहती है, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कुछ केस का जजमेंट आ गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया, ठीक है। जैसे कोर्ट का जजमेंट आया जो लोन शब्द को डिफाइन किया, ठीक है, तो लोन का मतलब क्या हुआ वो बताया, ठीक है, वो क्या बन जाता है? कानून का पार्ट बन जाता है। मैंने आपको एक डेफिनेशन कराया था, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कहीं भी डिफाइन नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए एक पुराना सर्कुलर आया था। तो इस तरह से कई बार टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशन देने के लिए सर्कुलर, नोटिफिकेशन, कई केस लॉज आते हैं जो टाइम टू टाइम लॉ को समझाते रहते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? ये भी लॉ का पार्ट होता है। तो लॉ के अंदर बेसिकली क्या आती है? 6 चीजें इकट्ठा मिलकर के हमारे देश में लॉ बनता है। पहला आता है एक्ट, दूसरा आता है रूल, तीसरा आता है ऑर्डिनेंस, चौथा आता है रेगुलेशन, बाय लॉ, और फिर नोटिफिकेशन, सर्कुलर और। आई होप ये समझ में आता है, पक्का? किसी को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? अब सर कंपनीज एक्ट के रिलेशन में बताओ, कंपनी से, ठीक है ना? अभी तक तो ज्यादा नहीं लग रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ज्यादा भी लग रहा है तो अब आदत डालो दोस्तों। फाउंडेशन में तो 1 घंटा में आप चाय मैं करता था, हम भी दयावान होकर के छोड़ देता, इंटर में तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, बी वेरी क्लियर। आप ये सोचो मैं फॉल्स उम्मीदें रखूं, मैं नहीं करने वाला। इंटरमीडिएट इज नॉट पॉसिबल कि 1 घंटा में आपका क्लास छोड़। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होता है सर? कंपनीज एक्ट के अंदर लेजिस्लेचर, भैया मैंने आपको बताया बिल विल बनता है, ये वो। कंपनीज एक्ट के अंदर कई अमेंडमेंट भी आया सर। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया, फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, ऐसे करके कई सारे अमेंडमेंट एक्ट टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो कई सारे अमेंडमेंट एक्ट आपके आते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ को एग्जीक्यूटिव में कौन है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर कौन सा विभाग इसको करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सरकारी ये विभाग जो है ये कंपनीज एक्ट को पूरा रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका हेड कौन होता है बताओ? फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ये इस मिनिस्ट्री को हेड, उनके अंडर ये मिनिस्ट्री आता है, ठीक है। तो वो इनके हेड होते हैं, वो इनके सारे डिसीजन लेती है। और इससे रिलेटेड हमारे देश में 2 इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सरकारी विभाग बने हुए हैं, जो आपका सारा चीज को रेगुलेट करते हैं। एक मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? आरोही, आरओसी, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है? हर स्टेट में एक है, मैं आपको इजीली बता रहा हूं, हर स्टेट में एक नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 1 फॉर एवरी स्टेट। ये मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ, हाल तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मैं आपको अगर बताऊं, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, फालतू कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप मोटा मोटा समझ लो, हर स्टेट में एक आरओसी रहता है। हालांकि मैं आपको रियलिटी में सीन बताऊं तो हर स्टेट में एक आरओसी रहता है, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट का एक ही आरओसी, ठीक है। और कोई स्टेट में 2 होते हैं, जैसे आपका तमिलनाडु के अंदर 2 है और महाराष्ट्र के अंदर 2 आरओसी। तो ये पिक्चर होता है, ये मैं आपको चैप्टर 2 के अंदर बहुत अच्छे से, हमारा सिलेबस का पार्ट है, मैं आपको कई चीज में आपको वहां बताऊंगा। अभी इसके लिए आप सिंपली समझ लो हर स्टेट का एक आरओसी था। वैसे नॉर्थ ईस्ट का 7 का एक ही आरओसी। कहाँ है, आपको देखा है कभी आरओसी को? देखा आरओसी ऑफिस कहाँ पे है हमारे यहाँ पे? ये जो बालाजी में पृथ्वी प्लेनेट ब्रांड फैक्ट्री थी पहले, पृथ्वी प्लेनेट, देखा वो? नहीं, नहीं देख, वो हनुमान मंदिर के, वो पृथ्वी प्लेनेट के अंदर उसी बिल्डिंग में, ठीक है, वो भी उसी में है, एनसीएलटी भी उसी बिल्डिंग। तो ये हर स्टेट के अंदर मोटा मोटा एक होता है जो सरकारी विभाग है, जो सारा कंपनीज का दस्तावेज को मेंटेन करके चलता है। इसके अलावा दूसरा जो डिपार्टमेंट जो इनके अंदर आता है वो होता है रीजनल डायरेक्टरेट का, आरडी बोलते हैं जिसको।
आरडी, ये सब मेरे को आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आरडी क्या होता है, नाम से पता चलता है हर रीजन का एक होता है, हर रीजन का एक होता है, ठीक है। टोटल 7 आरडी है, टोटल 7 आरडी है हमारे पूरे देश के अंदर। एक है नॉर्थ के अंदर, एक है ईस्ट के अंदर, एक है वेस्ट के अंदर, एक है साउथ, एक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, टोटल 7 आरडी, टोटल 7 आरडी है। देख लो, NEWS, NE, SE और NW, ठीक है ना। ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को कोई काम नहीं करना होता है, तो वो क्या करती है, पावर इनको डेलीगेट कर देती है। अरे मतलब समझो ना, लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू दिस। क्या मोदी जी खुद आके काम करेगा, या निर्मला सीतारमण जी खुद आके काम करेगा क्या? सोच के देखो ना, उनके पास ऑलरेडी इतना काम। तो सरकार क्या करती है, वो पावर को डेलीगेट कर दी, फर्दर डेलीगेट की आरडी को दे दो, आरडी ये देखेगा। समझ में आ रहा है? तो सब डेलीगेशन करना हो जाता है। मतलब अगर एक्ट में कोई काम गवर्नमेंट को दिया गया, तो गवर्नमेंट तो निर्मला सीतारमण तो खुद आकर के वो काम करेगा नहीं ना, ऑब्वियस सा बात है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि गवर्नमेंट ये चाहे तो ये एक्शन ले सकता, तो गवर्नमेंट खुद भी तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको सीधा क्या कर देगा, डेलीगेट कर देगा, आरडी को दे दो। क्योंकि ये लोग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाया गया इसी काम को देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पर बेसिकली 2 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है सरकार का, एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एक होता है रीजनल डायरेक्टरेट, ठीक है। अच्छा, और तीसरा आता है सर जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट्स हो गया, जो इंटरप्रेट करते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ नहीं है, सेशंस कोर्ट ही हमारा काम करते हैं। एक होता है सेशंस कोर्ट और क्या है, एक स्पेशल कोर्ट। हम आगे भी बात करेंगे। कुछ ट्रिब्यूनल्स भी बनाए हुए हैं, एनसीएलटी वगैरह। तो बेसिकली वी हैव यहाँ पर सेशंस कोर्ट होते हैं, स्पेशल कोर्ट होते हैं, और एनसीएलटी वगैरह बनाएगी। सर एनसीएलटी क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसका ऑफिस भी सेम आरओसी वाली बिल्डिंग। आपको बताओ मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल? कोई बता सकते हैं? कोर्ट, जैसे मैंने ऊपर लिखा है सेशन कोर्ट, मैंने लिखा है स्पेशल कोर्ट, फिर मैंने लिखा है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। डिफरेंस क्या होता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में? को बता सकते हैं? को बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोर्ट के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में एक जज बैठा हुआ होता है, ऑर्डर ऑर्डर वो डिसीजन लेते हैं सारा। ट्रिब्यूनल के अंदर ऐसा नहीं, ट्रिब्यूनल के अंदर मिनिमम दो लोगों का एक बेंच होता है जो डिसीजन। एक होता है जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल मेंबर वो कोर्ट पीठ का आदमी, जिसको ये सारा बात मालूम होता है। जैसे विटनेस को कैसे बुलाना है, समन कैसे करना है, जो नॉर्मल अदालत का। एक होता है टेक्निकल मेंबर, वो कौन होता है मालूम है? सीए में जैसा लोग होता है। मतलब आप लोग अगर भविष्य में जाकर के सीए करने के बाद 10 साल का प्रैक्टिस कर लो, तो आप ऐसा ट्रिब्यूनल के अंदर लाल बत्ती का गाड़ी भी मिलेगा, घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, बढ़िया से ठाट भी मिलेगा। ऐसा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल का जज बनने के लिए। ऐसा ट्रिब्यूनल क्यों बनाता है सरकार? बिकॉज कई मैटर ऐसा होता है जो आप कोर्ट में नहीं भेज सकता। क्योंकि आप समझो, हमारे बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। मेरे बाल खुद के सफेद है, अब दिख नहीं रहा होगा, बट आप क्लोज नहीं देखोगे तो पास से आपको सफेद दिखे। क्यों सफेद हुए? ये लॉ पढ़ पढ़ के। आपको लगता है कि नॉर्मल जज जो नॉर्मल कोर्ट में बैठा होता है उसको कंपनी से पूरा मालूम होगा? नहीं। इनकम टैक्स के अंदर भी वैसा होता है, बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। क्या लगता है नॉर्मल कोर्ट का जो जज बैठा होगा उसको इनकम टैक्स मालूम होगा? नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या बनाते हैं, ट्रिब्यूनल बनाते हैं। तो उसके साथ एक टेक्निकल मेंबर भी डाल देते हैं, सीएस लोग, आप लोग खुद डाल देते हैं। तो आप लोग को जब डाल देते हैं तो आप लोग को तो पूरा मालूम है ना, कंपनी से पूरा पढ़ पढ़ के आप लोग तो पूरा चैंपियन हो गया। तो आप लोग उसमें टेक्निकलिटी में गाइड करते हैं कि इसको ऐसे मत करो, वैसे मत करो। और जो आपका साथ में जुडिशियल मेंबर होता है वो आपको बताता है कि देखो देखो विटनेस को बुलाने का ऐसा प्रोसीजर है, ये हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। समझ में आ रहा है? कोर्ट में सिंगल जज होता है, नॉर्मल जैसे होता है वह। ट्रिब्यूनल के अंदर स्पेशली गठन करता है। कंपनीज एक्ट के अंदर भी एक चैप्टर है पूरा बाकायदा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। उस चैप्टर के अंदर इसको फॉर्म करता है, उसमें पूरा बताते हैं कि कैसे बनेगा, कौन मेंबर्स होगा, कैसे अपॉइंटेड होगा, सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। कई मैटर्स को कहाँ डाइवर्ट कर दिया, एनसीएलटी के पास। बेटा जहां जहां स्पेशलाइजेशन चाहिए वहां कहाँ करके डाइवर्ट कर दिया। आप मेरे बात समझ में आ रहा है? पक्का कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सबको? आ रहा है? ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोला था सर, फाइन और पेनल्टी। मैंने आपको बताया था ना, फाइन पेनल्टी ऐसी चीजें होती है। फाइन पेनल्टी में अंतर क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमारे लॉ के अंदर ना कई जगह पर लिखा हुआ होता है, अगर आपने ये उल्लंघन किया इस सेक्शन का तो यू विल बी पनिश्ड विथ फाइन ओनली। ठीक है? कई जगह लिखा होता है फाइन
और इम्प्रिजनमेंट, या तो फाइन होगी या इम्प्रिजनमेंट होगी, या लिखा हुआ होता है फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, ठीक है। चौथी होती है फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, पांचवी होती है इम्प्रिजनमेंट ओनली, और छठी होती है पेनल्टी। मतलब आप लोग किसी भी सेक्शन का उल्लंघन करोगे ना कंपनीज एक्ट के अंदर, तो आपको मोटा मोटा कोई भी कानून के अंदर, कोई भी कानून के अंदर तो 6 तरह की पनिशमेंट होती है। फाइन ओनली, फाइन और इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट, और बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट ओनली। हालांकि कंपनीज एक्ट में इम्प्रिजनमेंट ओनली तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा टाइप का पनिशमेंट होता है। इसमें से आपको क्या लगता है ये ऑफेंसेस जो होते हैं कैसा नेचर का होता है, सिविल नेचर का होता है कि क्रिमिनल नेचर का होता है? ये जो ऑफेंस होता है ये कैसा पनिशमेंट है, सिविल नेचर का हो गया कि क्रिमिनल नेचर? सिविल। अब बच्चा लोग बोलते हैं कि ये क्या पूछ ले पहले तो, और कई बच्चा लोग बोलते हैं कि सर जहां इंप्रिजनमेंट लिखा हुआ वो क्रिमिनल होता है, जहां फाइन लिखा हुआ वो तो सिविल होता है। बेटा आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सिविल नेचर कभी भी वैसा नहीं हो। सिविल मतलब होता है आप किसी का नुकसान करने का, आप किसी का नुकसान किया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा था ना रेमेडी, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या रेमेडी होता है, सूट फॉर डैमेजेस। तो डैमेजेस जब मांगता है वो होता है सिविल नेचर का सूट, वहां आप सिविल कोर्ट के अंदर जाता है। हमारे देश के अंदर 2 कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो ऐसे मुद्दे को आप कहां कौन से कोर्ट पे लेकर के जाते हो? कानून का उल्लंघन, चाहे वो सिर्फ फाइन ओनली क्यों ना लिखा हुआ हो, वो क्या होता है? क्रिमिनल। समझ में आ रहा है? तो ये पांचों के पांचों ये क्या नेचर के ऑफेंस होते हैं? क्रिमिनल होते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्रिमिनल नेचर जब होता है, इसका नेचर क्रिमिनल होने से सर मतलब क्या अंतर क्या होगा क्रिमिनल होने? तो क्रिमिनल नेचर का कोई भी ऑफेंस ऐसे ही शुरू नहीं होता। समझ में आया? सबसे पहले आरओसी जो होता है, आरओसी समझ गया कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो सरकारी विभाग हर स्टेट में रहता है ना एक, वो आपके खिलाफ एक सेशंस कोर्ट में केस दाखिल करेगा, और फिर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, वकील आएंगे, दोनों की तरफ से सुनवाई होगी, और वो सुनवाई के बाद वो कोर्ट क्या करता है? फाइन लगाता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट लगाता है, या फिर बोथ लगाता है, डिपेंडिंग की क्या पनिशमेंट दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? पूरा जैसे जुर्म होता है, क्रिमिनल केस जैसे चलता है, बिल्कुल वैसे ही चलता है। कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, कौन फाइल करता है? आरओसी। फिर उसपे सुनवाई होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिला जाता है, और फिर उसके बाद लगा देता है। सर ऐसा कौन से मुद्दों में होता है? ये 5 मुद्दों में, जिनमें या तो फाइन होता है, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट होता है, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ होता है, या फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट होता है, या इम्प्रिजनमेंट ओनली होता है। बात समझ में आ रही है? हमारे पुराने देश में ना, पुराने कानूनों में ऐसे ही चला। तो जब कंपनीज एक्ट शुरू में जब प्रपोज हुआ था ना, तो जे ईरानी कमेटी ने पहला बार इसको रिकमेंड किया। जे ईरानी कमेटी ने बोला कि सर हम चाहते हैं कि आप एक पेनल्टी का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करो, फाइन है और पेनल्टी का भी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करो। सर पेनल्टी का इंट्रोड्यूस करने से क्या बेनिफिट होगा? पेनल्टी हो गया इन हाउस मैकेनिज्म, मतलब कोई कोर्ट पीट में नहीं जाना, कोई कोर्ट में नहीं जाना। पेनल्टी में आप देखना कानून में लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपको कानून में ना पेनल्टी में साफ साफ अमाउंट लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर किसी ने ये कानून का उल्लंघन किया, ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। बात खत्म। तो ये कौन लगा देगा मालूम है? सीधा आरओसी एक नोटिस भेजेगा कंपनी को कि भाई तुमने इस कानून का उल्लंघन किया, 10,000 रुपया हमको जमा करो। तो बात खत्म। ना कोई कोर्ट में जाने का झंझट, ना तारीख पे तारीख, ना कुछ कुछ, सीधा चुपचाप 10,000 रुपया जमा कर दो, मुद्दा वहीं पे खत्म। दिस इज कॉल्ड इन हाउस, जे ईरानी कमेटी के वर्ड यूज कर रहा हूं, इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। इन हाउस एडजुडिकेशन क्यों बोला? कोई कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं पड़ा ना। और जहां लिखा हुआ है फाइन, फाइन में एक तो लैंग्वेज भी आपको ऐसा मिलेगा, wherever company contravenes this provision he shall be punishable with the fine which may extend to which may be a minimum up to 1 lakh which may extend up to 5 lakh। तो 1 lakh से 5 lakh ऐसा रेंज बता देते हैं। तो अभी रेंज में अमाउंट कौन डिसाइड करता है? कोर्ट। जब आरओसी केस फाइल करेगा, सुनवाई होगा, ये वो तब वो बताएगा। तो जहां वर्ड लिखा हुआ है फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, आप बात समझ रहे हैं, वहां वो प्रोविजन का उल्लंघन अगर हुआ तो क्या डायरेक्ट सजा में पैसा देना पड़ेगा? नहीं, पहले कोर्ट में केस चलेगा, फिर आपको सजा होगी। लेकिन जहां लिखा हुआ है पेनल्टी, डायरेक्ट आरओसी आपको चिट्ठी भेजेगा, अमाउंट फिक्स्ड होगा, आरओसी सीधा चिट्ठी भेजेगा, पैसा जमा दे दो, बात खत्म। क्या इजी हुआ कि नहीं इन हाउस? और हमारी गवर्नमेंट जो है 2019-20 दो बार कानून लेकर के आए, और नाम क्या दिया मालूम है? बोला कि हम लोग कई ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे।
नाम क्या रखा, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। नाम से पता चला होगा कि ये जितने भी जगह पे ना फाइन इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है, वहां से फाइन इम्प्रिजनमेंट को डिलीट करेंगे। पार्लियामेंट में बकायदा अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, वो सारे फाइन पेनल्टी फाइन इम्प्रिजनमेंट को डिलीट कर दिया गया, वहां सब क्या लिख दिया है, पेनल्टी। मतलब ये चीज जो होंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, मैंने बताया ना। ये सारी चीजें क्या होती है, अगर आपका ये ऑफेंस है तो किसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस। और पेनल्टी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, कोई कोर्ट में केस नहीं चलता ना, तो इसीलिए नहीं, सिविल नहीं आता, ये कोई ऑफेंस ही नहीं होता, सिंपल। मतलब कोई कोर्ट में जाने का जरूरत ही नहीं, सिविल क्रिमिनल तो कोर्ट में जाने के लिए देखता है, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, कोर्ट में जाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा चिट्ठी आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस। कई सारा सेक्शंस के अंदर गवर्नमेंट क्या किया, बोला कि जहां फाइन पेनल्टी लिखा है सबको हटाओ, सिर्फ पेनल्टी, सॉरी फाइन और इम्प्रिजनमेंट लिखा है सबको हटाओ, सीधा क्या डालो, पेनल्टी। भाई कंपनीज एक्ट का उल्लंघन है भाई, कोई वो नहीं है। हाँ, फ्रॉड वीड वाला केस करेगा तो मुश्किल है, तब तो फाइन भी है, इम्प्रिजन सब कुछ है। समझ में आ रहा है, मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है। फ्रॉड किया तक छोड़ेगा नहीं, फ्रॉड में आप लोग आगे पड़ेगा, कड़ा से कड़ा सजा है, खास करके अगर पब्लिक ऑफर में पब्लिक को बेवकूफ बनाया ना, बहुत कड़ा सजा है। लेकिन उसके अलावा आप कोई फॉर्म फाइल करना भूल गया, कोई अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं हुआ, कोई रेजोल्यूशन ठीक से पास नहीं हुआ, क्या आपको गर्दन पकड़ेगा, छोड़ो ना, एक पेनल्टी लगाए, दो और निकलो, बात खत्म। कंपनी भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। क्यों खुश कंपनी, कि भाई कौन कोर्ट कचहरी का मामला में पड़ेगा, सरकार भी खुश, पैसा फटाफट आ जाता है, नहीं तो सालों साल केस ही चलता रहता है, दोनों खुश। इसीलिए इसको नाम दिया, फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट 2013 में जे ईरानी कमेटी अपना रिपोर्ट में पब्लिश किया, इसको नाम दिया इन हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। और उसके बाद ये आया, और सरकार उसके बाद जब से ये गवर्नमेंट नया आया हुआ है, कई सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज करने में लगा हुआ ही है कॉन्स्टेंटली। कई जगह पर फाइन को हटा हटा के पेनल्टी डालते गए। आई होप समझ में आया फाइन पेनल्टी का अंतर। मैं जब बोलता हूँ फाइन पेनल्टी एक नहीं होता, बहुत जमीन आसमान का अंतर है सब। आई होप पूरा डिफरेंस समझ में आया। तो हम लोग कोई सेक्शन को पढ़ेगा, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा कि बच्चा देखो इसके अंदर फाइन लिखा हुआ है, और खास करके जो नया लेटेस्ट डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है ऑफेंसेस का, वो सारा का फाइन पेनल्टी का अमाउंट जरूरी है, हाई चांस एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको सारा फाइन पेनल्टी करने नहीं बोलूंगा, मुश्किल होता है, लेकिन जो नया नया चेंज है जिसको लेटेस्ट में डीक्रिमिनलाइज किया गया, मतलब फाइन हटा के पेनल्टी डाल, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको बोलते जाऊंगा कि साहब ये लेटेस्ट चेंजेस हुआ है, इसको लर्न करना, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है आपके लर्निंग पर्पज के लिए। आई होप आपको समझ में आता है, ये बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और बात, यहां तक आप सब समझ गया कानून क्या होता है। मैंने आपको एक बार क्विकली रिकैप दे देता हूं। मैंने आपको बताया हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, ब्रेकअप कैसा है। उसके बाद मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया कि 30 मार्क का एमसीक्यू आता है, 70 मार्क का होता है। एमसीक्यू के लिए हम कैसे करेंगे, क्या हमने हमारा मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताया, हम कैसे क्या करने वाले। फिर मैंने आपको बताया कि कानून एक्चुअली होता क्या है। पांचवा बात मैं आपको बता देता हूँ, अमेंडमेंट और एप्लीकेबिलिटी। बच्चा लोग ना बहुत ज्यादा इसमें घुमा हुआ रहता है, अमेंडमेंट्स, बच्चा लोग बहुत ज्यादा घुमा हुआ रहता है। मेरी बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ। आपको मैंने बताया सर्कुलर नोटिफिकेशन ये सब क्या होता है, डिपार्टमेंट कई टाइम टू टाइम इशू करते रहते हैं, रूल्स का चेंजेस टाइम टू टाइम आता है। रूल तो चेंज करना घर का बात तो इजी होता है ना, तो रूल के अंदर कई टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। अब आपको इंस्टीट्यूट क्या बोले कि बेटा तुम बासी पुराना कानून पढ़ के जाओ, कि तुम नया कानून पढ़ो जो एग्जिस्टिंग आ चुका है। बोलो क्या बोल लगता है आपको, क्या बोलना चाहिए इंस्टीट्यूट, कि पुराना पढ़ के जाओ बासी, कि नया पढ़ के जाओ, नया पढ़ के जाओ। सर ऑब्वियस सी बात है, कैसी बातें कर रहे हो, अब नया कानून पढ़ने को बोले। अब आपको इंस्टीट्यूट क्या करे, इंस्टीट्यूट क्या कहे, बोलो बेटा 2 नवंबर को तुम्हारा एग्जाम, इंस्टीट्यूट ये बोले 1 नवंबर तक का सारा अमेंडमेंट तुमको करके जाना पड़ेगा, क्या ऐसा बोले तुमको? इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, आप इतना लोड मत लो, आपको ऑफकोर्स नया पढ़ना है, लेकिन आपको इतना भी नया नहीं पढ़ना कि एग्जाम से एक दिन पहले बच्चा सिर्फ अमेंडमेंट में माथा मार। इंस्टीट्यूट बोलता है आपके एग्जाम के 6 महीना का पहले का अमेंडमेंट देखो, समझ, 6 महीना का पहले का अमेंडमेंट देखो। तो अगर आप नवंबर अटेम्प्ट के हैं, यानी आपका अटेम्प्ट नवंबर 2023 में लग रहा है, तो आपको कौन कौन से अमेंडमेंट लागू होंगे सर? आपको 30 अप्रैल तक आने वाले सारे अमेंडमेंट लागू होंगे। 30 अप्रैल 2023 तक जितने अमेंडमेंट आएंगे वो सारे आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। और मई वालों के लिए अक्टूबर का डेडलाइन होता है, मतलब जो मई में इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 31 अक्टूबर का डेडलाइन एप्लीकेबल है। 6 महीना का सिस्टम चलता। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अमेंडमेंट को लेके बच्चा लोग परेशान रहता है? वो इसीलिए परेशान रहता है कि आपको परेशान नहीं रहना। पहला बात आपको बहुत ध्यान अच्छे से रखना है, ना आपको फाउंडेशन में कोई चिंता था, ना आपको इंटर में कोई चिंता नहीं करना। कोई दोस्त बोले अमेंडमेंट, उसको गाली दे देना, तो
मेरे तरफ से 2 देना, अपने तरफ से 2 देना, आपको चिंता नहीं करना। चिंता क्यों होती है, बच्चा लोग में पैनिक क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चा लोग क्या होता है, कई बच्चा लोग पेन ड्राइव से क्लासेस ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। वो जो ऑनलाइन करते हैं पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये सब चीजों में उनको टीचर पुराना बैचेस कर देते हैं। जैसे मेरे अगर कोई बच्चा पेन ड्राइव क्लासेस ऑर्डर करता है स्पेसिफिकली लाइफ एट होम नहीं, तो उसको मैं पुराना रिकॉर्डिंग देता था, मतलब लास्ट ईयर का लास्ट बैच। अब उससे क्या होता है, लास्ट बैच का जो अमेंडमेंट, उसमें तो मैं जैसे अगर मैं आपको पिछला बैच का रिकॉर्डिंग देता हूँ, तो उसमें तो पुराना अमेंडमेंट कराया हुआ होगा, 30 अप्रैल तक का अमेंडमेंट लास्ट ईयर का, तो वो 1 साल का अमेंडमेंट तो बासी हो गया ना पूरा। 1 साल के अंदर जितना रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सब है, तो अब उसका किताब जो आता है वो अपडेटेड आता है। मेरी बात समझ आ रही है, जो ये सारा चीज आता है उसका, तो वो पागल हुआ रहता है एनी टाइम। और अमेंडमेंट से ऐसा नहीं एग्जाम में सवाल नहीं आता, अमेंडमेंट से तो मैं पिछले 3 साल से जो देख रहा हूँ, हर बार 2 क्वेश्चन मिनिमम अमेंडमेंट से पूछता है, जो नया, ऑब्वियस सा बात है, पूछना भी चाहिए, नया कानून आ रहा है देश के अंदर, आपको पता होना चाहिए। इसी कारण से बच्चा लोग पगलाया होता है, क्योंकि एक तो एग्जाम में आता है और दूसरा उनको कुछ भी होश नहीं, क्योंकि पुराना लिया है, बीच में आया नहीं। कोई बच्चा को आपका साथी से पूछा, तो ये फाउंडेशन में आप लोग पढ़ के आया था ओपीसी का लिमिट, सॉरी स्मॉल कंपनी का लिमिट 2 और 20, अब वो बढ़ गए। मैंने आपको फाउंडेशन में भी बता दिया था, ये लिमिट अब सरकार ने बढ़ा दी, लेकिन वो बढ़ाने वाला लिमिट आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि वो सितंबर में आया था। लेकिन अभी वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर में आ गया था, 30 अप्रैल तक का तो सारा अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल है। तो फाउंडेशन में क्या पढ़ा था, 220, अब क्या पढ़ोगे 440। तो अब आप क्या होता है, जब ये चीज आपको पता है तो यार काम कि हाँ ठीक है भाई, चेंज होता रहता है कानून, को दिक्कत नहीं है, पहले 220 था अब 440 हो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है मालूम है, बच्चा लोग जो क्या होता है, अमेंडमेंट का मालूम नहीं होता, पुराना लेक्चर वगैरह दिखता है, फिर स्टडी मटेरियल से कंपेयर कर लेता है तो चेंज मिलता है। अच्छा, इंस्टीट्यूट अपना स्टडी मटेरियल में आंसर 440 के हिसाब से दे दिया स्मॉल कंपनी का, अगर बाद में बाकी मटेरियल उनका जो है उनका पुराना 220 चल रहा है, मतलब मेरा बात समझ रहे आप, तो उससे वो हमेशा टेंशन में रहता है, उसको ऐसा लगता है पता नहीं हम गलत पढ़ रहे हैं कि बाजू वाला गलत पढ़ रहा है कि कौन गलत पढ़ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या आपको ये सब का टेंशन लेना है, नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि पहली बात, मैं आपका मटेरियल बना चुका हूं 14 फरवरी 2023 तक, जितना अमेंडमेंट आ गया है वो सारा अपने मटेरियल में ऑलरेडी मैं अमेंड कर दूंगा। अब सर 30 अप्रैल तक का तो मैं भविष्य तो देख नहीं सकता ना, कि 30 अप्रैल तक का सारा मैं डाल दूं, वो तो विद द पासेज ऑफ टाइम, मार्च और अप्रैल 2 महीना और फरवरी का आता है, तो 2.5 महीने में जो चेंजेस आएंगे वो तो नहीं, वो बहुत कम चेंजेस होते हैं बजट के बाद। जनरली मेरा एक्सपीरियंस, बजट में मेजर जो चेंजेस करते हैं वो बजट के अंदर ही करते हैं, बजट के बाद बहुत रेयरली चेंजेस आता है। हाउएवर अगर कोई चेंजेस आता है, अगर हमारा वो कंसेप्ट, मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं उसको ड्यूरिंग द क्लासेस, मान लो मेरा जब बैच चल रहा है मई जून तक, जनरली हमारा हम जब कंप्लीट करेंगे, तब मैं उसी के दौरान ही आपको वो अमेंडमेंट भी करा दूं, सो दैट आपका बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आप एकदम रिलैक्स होकर के अपना पढ़ो। आपको कोई, और अपना क्वेश्चन आंसर भी मैं पूरा अपडेटेड कराऊंगा, कोई भी चीज आपको बासी नहीं मिलने वाली है। क्या आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड टेंशन लेना है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, आपको नहीं लेना। अमेंडमेंट की चिंता वो लोग लेते हैं जो पुराने बैचेस के क्लासेस मंगवाते हैं, उनको उनका काफी गैप हो जाता है उनके मटेरियल में, उनका स्टडी मटेरियल, उनका मटेरियल और जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसमें काफी गैप होता है, आंसर्स में काफी, इसीलिए उन लोगों को चिंता करने की जरूरत होती है। अब जो कोई लास्ट ईयर का रिकॉर्डिंग लेगा उसको तो 2-20, जैसे स्मॉल कंपनी का छोटा सा एग्जाम्पल दिया, उसको तो 2 और 20 ही मिलेगा करोड़, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सब कुछ आपके हिसाब से 440 के हिसाब से कराऊंगा मैं आपको, मेरी बात समझ में आ रही है, और मैं अपने सारा आंसर्स भी 440 के हिसाब से लिखूंगा, तो आपको क्या टेंशन लेना, वो बच्चा टेंशन लेगा जो 220 पढ़ के रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रही हूँ? तो आपको बिल्कुल भी अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, सारा जिम्मेदारी किसका है, आपको सिर्फ टेंशन फ्री होकर के अपना कंटेंट पढ़ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं एक बात मैंने जो आपको बोली कि आपका कुछ क्वेश्चन जो है फाउंडेशन से रिपीटेटिव है, कॉमन है पूरा, तो अब वो क्वेश्चन तो जो फाउंडेशन में वही पे पढ़ाने वाला सेम एग्जांपल्स लेने वाला, उसका उपाय नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले आप यहाँ तक बता दो इफ इट इज क्लियर।